परेटो कोर्सेज फॉर रेगुलेटरी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। ये चैनल अधिकतम दक्षता और न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत पर काम करता है। हम डोमेन विशेषज्ञों द्वारा चलाए जाते हैं और हमारा एकमात्र लक्ष्य है सेबी ग्रेड ए ऑफिसर तैयार करना। आज हम कॉस्टिंग की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। हाँ, और हमारे पास कुछ बेहतरीन नोट्स हैं जो खास तौर पर सीए और सीएमए स्टूडेंट्स के लिए हैं। लेकिन देखिए, इसे टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे। चलिए एक मिशन पर चलते हैं। मान लेते हैं कि हम दोनों मिलकर एक छोटी सी टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं। बेहतरीन आइडिया। तो इस एक टी शर्ट को बनाने से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने के सफर में ही हम कॉस्ट अकाउंटिंग के हर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को लाइव अप्लाई करके देखेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ डेफिनेशंस रटना नहीं, बल्कि ये समझना है कि एक बिजनेस ओनर की तरह सोचते कैसे हैं। हम जानेंगे कि हमारी टी शर्ट की असली लागत क्या है, उसे एक प्रोफेशनल कॉस्ट शीट में कैसे दिखाया जाता है, और एग्जाम में आने वाले ट्रिकी क्वेश्चन से कैसे बचा जाए। तो चलिए इस टी शर्ट बिजनेस की नींव रखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हमें इस कॉस्टिंग सब्जेक्ट की जरूरत ही क्यों है? हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो है ही, जो साल के अंत में बता देगा कि हमारे टी शर्ट बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस। यही तो बात है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसा है ना, जो बताता है कि साल खत्म होने के बाद क्या हुआ। लेकिन अगर हमारा टी शर्ट बिजनेस बीच में ही घाटे में जा रहा हो, तो हम साल के अंत तक इंतजार थोड़ी करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें एक लाइव डायग्नोस्टिक टूल चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कॉस्ट अकाउंटिंग वही लाइव टूल है। ये हमें बताता है कि हमारी एक एक टी शर्ट को बनाने में कितना धागा लगा, दर्जी को कितने पैसे दिए, फैक्ट्री का किराया कितना पड़ा, एक एक चीज। ये मैनेजमेंट को अंधेरे में तीर चलाने से रोकता है। अच्छा। इसी डेटा से हम तय करेंगे कि टी शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या रखे ताकि प्रॉफिट हो। राइट। हम देखेंगे कि कहीं कपड़ा ज्यादा तो वेस्ट नहीं हो रहा। ये हो गया कॉस्ट कंट्रोल। ओके। या फिर क्या हम कोई ऐसी नई मशीन ला सकते हैं जिससे कपड़ा कम लगे और क्वालिटी भी अच्छी रहे। ये कॉस्ट रिडक्शन है। एग्जैक्टली। इसके बिना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो अब जब हमें पता है कि ये क्यों जरूरी है, चलिए कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं ताकि हम दोनों एक ही भाषा में बात करें अपने टी शर्ट बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। जरूर। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग। ये वो पूरा प्रोसेस है जिससे हम अपनी टी शर्ट से जुड़े हर खर्चे का, मतलब हर एक पैसे का हिसाब रखेंगे। धागा खरीदने से लेकर दर्जी की मजदूरी, बिजली का बिल, सब कुछ। हाँ, सब कुछ रिकॉर्ड करना और फिर उसे एनालाइज करना। अब आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये एक बड़ा दायरा है। अच्छा, इसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग से मिले डेटा को इस्तेमाल करके फैसले लेंगे। जैसे क्या हमें टी शर्ट्स खुद बनानी चाहिए या किसी और से बनवानी चाहिए। आउटसोर्सिंग का डिसीजन। हाँ, या फिर क्या हमें सिर्फ दिल्ली में बेचना चाहिए या मुंबई में भी ब्रांच खोलनी चाहिए। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग हमें डेटा देता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस डेटा को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करता है। गॉट इट। एग्जैक्टली। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों के डेटा को यूज करता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमारे बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएगा, जो हम इन्वेस्टर्स या बैंक को दिखाएंगे। बिल्कुल। और आखिर में कॉस्ट मैनेजमेंट। ये एक एक्टिव अप्रोच है जहां हम लगातार अपनी टी शर्ट की कॉस्ट को प्लान, मॉनिटर और कंट्रोल करने के तरीके ढूंढते हैं। ये तो क्लियर हुआ। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के उद्देश्यों पर आते हैं। सिर्फ टी शर्ट की लागत पता करना ही तो इसका मकसद नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसके 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे टी शर्ट बिजनेस के लिए समझिए क्रिटिकल है। पहला, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी ये पता लगाना कि एक टी शर्ट की कुल लागत कितनी है। हाँ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ओके। मान लीजिए हमारी एक टी शर्ट की लागत 200 रुपए आती है। हाँ। अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसे 400 रुपए में बेचना है या 500 रुपए में। हाँ। अगर मार्केट में कंपेटिटर 350 रुपए में बेच रहा है तो हमें पता होगा कि हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन कितना है। सही है। और तीसरा और सबसे जरूरी, कॉस्ट कंट्रोल। अगर हमारे दर्जी कपड़ा बहुत वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी लागत तो बढ़ती जाएगी। सही। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल। ये एक डिसिप्लिन है। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, हम एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। जैसे एक टी शर्ट में 1.5 मीटर कपड़ा लगना चाहिए। ये हमारा प्री डिटर्मिन स्टैंडर्ड है। ठीक है। दूसरा, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, यानी असल में कितना कपड़ा लगा। ओके। तीसरा,
हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। मान लीजिए 1.7 मीटर कपड़ा लग गया। तो 0.2 मीटर का नेगेटिव वेरिएंस आया। एग्जैक्टली। और चौथा स्टेप है वेरिएंस का एनालिसिस और एक्शन लेना। हम पता करेंगे कि ये वेस्टेज क्यों हुआ। क्या दर्जी अनट्रेन्ड है या कपड़े का थान ही खराब था? बिल्कुल। फिर हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। कंट्रोल के बाद आता है रिडक्शन। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर मुझे लगता है इनमें गहरा फर्क है। कंट्रोल मतलब स्टैंडर्ड्स को मीट करना और रिडक्शन मतलब स्टैंडर्ड्स को ही बेहतर बनाना। क्या बात है, आपने एकदम कोर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया। चौथा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट रिडक्शन। इसका मतलब है टी शर्ट की क्वालिटी गिराए बिना उसकी लागत में परमानेंट कमी लाना। अच्छा। कॉस्ट कंट्रोल कहता है 1.5 मीटर कपड़े में टी शर्ट बनाओ। कॉस्ट रिडक्शन कहता है क्या हम कटिंग का कोई ऐसा नया तरीका ढूंढ सकते हैं जिससे टी शर्ट 1.4 मीटर कपड़े में ही बन जाए और क्वालिटी भी वही रहे। ये तो टोयोटा की काइजन फिलॉसफी जैसा है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। प्रिसाइसली, जिसका कोई अंत नहीं है। और पांचवा ऑब्जेक्टिव है असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, जो इन सब का निचोड़ है। नोट्स में कुछ और जरूरी टर्म्स भी हैं, जैसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट। हमारी टी शर्ट बिजनेस में ये क्या होंगे? बहुत अच्छा सवाल। कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो कोई भी चीज है जिसकी लागत हम अलग से जानना चाहते हैं। तो हमारे केस में एक टी शर्ट हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। हाँ, और अगर हम कस्टम कॉर्पोरेट ऑर्डर्स भी लेते हैं तो रिलायंस का 500 टी शर्ट्स का ऑर्डर भी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। और कॉस्ट यूनिट? कॉस्ट यूनिट वो यूनिट है जिसमें हम कॉस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। हमारे लिए ये पर टी शर्ट होगी। अगर हम सीमेंट बनाते तो पर टन या पर बैग होती। और एक टर्म है कॉस्ट ड्राइवर। इसका क्या मतलब है? कॉस्ट ड्राइवर वो फैक्टर है जिसके बदलने से कॉस्ट बदलती है। मान लीजिए हम टी शर्ट्स पर प्रिंटिंग भी करते हैं। प्रिंटिंग मशीन को हर नए डिजाइन के लिए सेट करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स एक कॉस्ट ड्राइवर हुआ। बिल्कुल। जितनी ज्यादा अलग अलग डिजाइन प्रिंट करेंगे उतनी ज्यादा सेटअप कॉस्ट आएगी। एक और कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स का। ये सुनने में अकाउंटेबिलिटी तय करने जैसा लगता है। सही पकड़ा। जैसे जैसे हमारा टी शर्ट बिजनेस बढ़ेगा हम अकेले सब कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैनेजर्स रखने होंगे और उनकी जिम्मेदारी तय करनी होगी। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं। सबसे सिंपल है कॉस्ट सेंटर, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसका मैनेजर सिर्फ खर्चों के लिए जिम्मेदार है। उसका काम है कम से कम लागत में अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट्स बनाना। बस। तो प्रोडक्शन मैनेजर को सेल्स टारगेट से कोई लेना देना नहीं। प्रिसाइसली। उसके लिए है रेवेन्यू सेंटर, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट जिसका काम सिर्फ रेवेन्यू लाना है। उसे सेल्स टारगेट पूरे करने हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा है। क्या? अगर सेल्स मैनेजर को सिर्फ रेवेन्यू पर कमीशन मिलेगा तो वो शायद कॉस्ट की परवाह के बिना भारी डिस्काउंट दे देगा। बिल्कुल, और इससे तो बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है प्रॉफिट सेंटर। मान लीजिए हमने मेंस टी शर्ट्स को एक अलग डिवीजन बना लिया जिसका एक मैनेजर है। अच्छा। अब वो सेल्स मतलब रेवेन्यू और प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट दोनों के लिए जिम्मेदार है। तो उसकी परफॉर्मेंस प्रॉफिट पर मापी जाएगी। हाँ, और सबसे सीनियर लेवल पर होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। ओके। मान लीजिए हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया और हमने एक पूरी नई फैक्ट्री लगाने का फैसला किया। जो मैनेजर इस डिसीजन के लिए जिम्मेदार है, प्रॉफिट के साथ साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए भी, वो इन्वेस्टमेंट सेंटर का हेड है। और उसकी परफॉर्मेंस? उसकी परफॉर्मेंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI पर मापी जाएगी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। चलिए अब सबसे फंडामेंटल चीज पर आते हैं, लागत के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। हमारी टी शर्ट की कॉस्ट में क्या क्या शामिल है? इसे सिंपल रखते हैं। लागत के 3 मेन एलिमेंट्स हैं। पहला, मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, इसमें 2 हिस्से हैं। एक है डायरेक्ट मटेरियल, वो मटेरियल जो हमारी टी शर्ट का मेन हिस्सा है और जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे कपड़ा और धागा। बिल्कुल। दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल, जो प्रोडक्शन में मदद तो करता है पर टी शर्ट का हिस्सा नहीं बनता, जैसे सोइंग मशीन में डालने वाला तेल। हाँ, या सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली कॉटन वेस्ट। ठीक है, मटेरियल के बाद दूसरा एलिमेंट होगा लेबर कॉस्ट। सही। दूसरा है एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट। इसमें भी डायरेक्ट लेबर है। वो दर्जी जो सीधे टी शर्ट सिल रहा है। हाँ, हम उसकी मजदूरी को हर टी शर्ट पर आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। और फिर है इनडायरेक्ट लेबर, जैसे हमारी छोटी सी फैक्ट्री का सुपरवाइजर या सिक्योरिटी गार्ड। सही। वो प्रोडक्शन में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, पर उनके बिना काम नहीं चल सकता। और तीसरा एलिमेंट? मटेरियल और लेबर के अलावा भी तो खर्चे हैं। बिल्कुल। तीसरा है अदर एक्सपेंसेस। इसमें भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं।
मान लीजिए एक क्लाइंट ने कहा कि उसे टी शर्ट पर एक स्पेशल डिजाइन प्रिंट करवाना है ओके। और उस डिजाइन का डाई मतलब सांचा हमें खास तौर पर बनवाना पड़ा। तो उस डाई की कॉस्ट एक डायरेक्ट एक्सपेंस है हाँ, क्योंकि वो उसी स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए है। और बाकी सब खर्चे? बाकी सब खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे हमारी फैक्ट्री का किराया, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल। अच्छा, तो ये जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, इन सब को मिलाकर कुछ कहते हैं? हाँ, इन सभी इनडायरेक्ट कॉस्ट्स के टोटल को हम ओवरहेड्स कहते हैं। ये वो छुपे हुए खर्चे हैं जो सीधे एक टी शर्ट पर नहीं दिखते, पर बिजनेस चलाने के लिए जरूरी हैं। इन्हें हम फंक्शन के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटते हैं ताकि एनालिसिस आसान हो जाए। कौन कौन से? रेंट, बिजली, सुपरवाइजर की सैलरी। ठीक है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस और मैनेजमेंट से जुड़े खर्चे, जैसे अकाउंट संभालने वाली की सैलरी, ऑफिस का किराया। तीसरा? सेलिंग ओवरहेड्स। हाँ। सेलिंग ओवरहेड्स टी-शर्ट्स को बेचने के लिए किए गए खर्चे, जैसे इंस्टाग्राम पर दिए गए एड, सेल्स टीम को दिया गया कमीशन। और चौथा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, टी-शर्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाने के खर्चे, जैसे पैकेजिंग मटेरियल, कुरियर चार्जेस। ठीक है, तो अब हमारे पास लागत के सारे टुकड़े हैं। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस सैलरीज, ये सब अलग-अलग बिखरे हुए हैं। एक बिजनेस ओनर के तौर पर मैं इन सबको एक जगह कैसे देख सकता हूं ताकि मुझे पूरी पिक्चर समझ में आए? इसी सवाल का जवाब है कॉस्ट शीट। ये एक स्टेटमेंट है जो हमारी टी शर्ट की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को एक लॉजिकल फ्लो में दिखाता है। खर्चे जोड़ते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसे कहते हैं प्राइम कॉस्ट। बिल्कुल, ये हमारी टी शर्ट की कोर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। इसके बाद फिर प्राइम कॉस्ट में हम वर्क्स फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री का किराया, बिजली वगैरह जोड़ते हैं। अगर कोई टी शर्ट आधी बनी रह गई यानी वर्क इन प्रोसेस, तो उसे एडजस्ट करने के बाद हमें मिलती है वर्क्स फैक्ट्री कॉस्ट। ये हमारी टी शर्ट की फैक्ट्री से निकलने तक की लागत है। हाँ, इसके बाद वर्क्स फैक्ट्री में हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं वो जोड़ते हैं, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलती है। ओके। फिर हम पिछले महीने की बची हुई फिनिश टी शर्ट्स और इस महीने की बिना बिकी टी शर्ट्स को एडजस्ट करते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। राइट, तो हमें मिलती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बिकी हुई टी शर्ट्स की लागत। और आखिर में फाइनली कॉग्स में हम जनरल एडमिन ओवरहेड्स और मार्केटिंग ओवरहेड्स यानी एड्स और कुरियर के खर्चे जोड़ते हैं, तब जाकर हमें मिलती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हमारी टी शर्ट की फाइनल टोटल कॉस्ट है। ये फ्लो बहुत लॉजिकल है। अब नोट्स में कुछ कंपैरिजंस दिए हैं, जैसे कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते होंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें टेबल फॉर्मेट में समझते हैं। पहला, कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है। एम, कंट्रोल का एम है स्टैंडर्ड कॉस्ट को मेंटेन करना, 1.5 मीटर कपड़े में टी शर्ट बनाना। हाँ, और रिडक्शन का एम है स्टैंडर्ड को ही चैलेंज करके कॉस्ट को हमेशा के लिए कम करना। 1.4 मीटर में टी शर्ट बनाना। बिल्कुल। फोकस, कंट्रोल पास्ट और प्रेजेंट डेटा को देखता है, पिछली बार कितना लगा था, जबकि रिडक्शन प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करता है, आगे हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अच्छा। फंक्शन, कंट्रोल एक प्रिवेंटिव फंक्शन है, ये वेस्टेज होने से रोकता है। रिडक्शन एक करेक्टिव फंक्शन है, ये प्रोसेस को ही सुधारता है। और एंड, कंट्रोल का टारगेट अचीव होते ही काम खत्म हो जाता है, रिडक्शन का कोई एंड नहीं, ये कंटिन्यूअस है। अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्कोप, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप नैरो है, सिर्फ कॉस्ट डेटा से मतलब रखता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत वाइड है। हाँ, वो फाइनेंशियल डेटा, टैक्स प्लानिंग, बजटिंग सब देखता है। और डेटा के बारे में? डेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादातर पास्ट और प्रेजेंट फिगर्स यूज करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भविष्य पर ज्यादा फोकस्ड है, अगले साल कितनी सेल्स होगी। राइट। ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट असर्टेन और कंट्रोल करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देना है ताकि वो सही फैसले ले सकें। और सबसे क्लासिक कंपैरिजन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग। यूजर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स एक्सटर्नल होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के यूजर्स प्योरली इंटरनल होते हैं, यानी मैनेजमेंट। करेक्ट। फॉर्मेट,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक लीगल फॉर्मेट है, स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। कॉस्ट शीट या दूसरी कॉस्ट रिपोर्ट्स का कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता? नहीं, मैनेजमेंट की जरूरत के हिसाब से बनता है। और टाइम पीरियड? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजुअली साल में एक बार बनते हैं। कॉस्ट रिपोर्ट्स डेली, वीकली, मंथली कभी भी बन सकती हैं। हमारी टी शर्ट की डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट भी एक कॉस्ट रिपोर्ट है। बिल्कुल। एग्जाम की बात करें तो इस चैप्टर से स्टूडेंट्स को किन एरियाज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और वो कौन से कॉमन ट्रैप्स हैं जिनमें वो फंस जाते हैं? देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में तो कॉस्ट शीट प्रेपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में ये तीनों कंपैरिजंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टिपिकल एमसीक्यू ट्रैप्स की। बताइए। ट्रैप 1, हाँ। आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। एक एमसीक्यू पूछता है, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन कॉस्ट शीट में आएगा या नहीं? स्टूडेंट सोचते हैं कि ये भी तो खर्चा है, तो डाल देते होंगे। हाँ, लेकिन ये प्योरली फाइनेंशियल आइटम है। इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। इसे कॉस्ट शीट से एक्सक्लूड किया जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग आएगा? हाँ, वो जरूर आएगा, क्योंकि वो फैक्ट्री ओवरहेड्स है। समझ गया। ट्रैप 2, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। एक एमसीक्यू पूछता है, सैलरी पेड टू प्लांट सुपरवाइजर क्या है? ऑप्शंस होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, एडमिन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। एग्जैक्टली। सुपरवाइजर फैक्ट्री ऑपरेशंस को ओवरसी करता है, इसलिए ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है। स्टूडेंट्स इसे एडमिन कॉस्ट समझने की गलती कर सकते हैं। अच्छा। और ट्रैप 3, आइडेंटिफाइंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एमसीक्यू, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन डाई फॉर अ कस्टमर्स जॉब क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, पर स्टूडेंट्स इसे डायरेक्ट मटेरियल या फैक्ट्री ओवरहेड में डालने की गलती करते हैं। ये डायरेक्ट मटेरियल क्यों नहीं है? क्योंकि ये टी शर्ट का हिस्सा नहीं बनता। और ये ओवरहेड नहीं है क्योंकि ये खर्चा सिर्फ एक स्पेसिफिक जॉब के लिए किया गया है, सबके लिए नहीं। ये तो बहुत यूजफुल इनसाइट्स हैं। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एड्स? बिल्कुल। पहला, विजुअल एड। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का ट्री डायग्राम दिमाग में बैठा लें। कॉस्ट के 3 बच्चे। हाँ। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। हाँ, फिर इन तीनों के 2-2 बच्चे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और सारे इनडायरेक्ट बच्चे मिलकर एक परिवार बनाते हैं जिसका नाम है ओवरहेड्स। परफेक्ट। दूसरा, फ्लो समरी। कॉस्ट शीट के स्ट्रक्चर को एक कहानी की तरह याद करें। प्राइम कॉस्ट जो कोर कॉस्ट है। फिर फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री से निकलने की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, माल तैयार होने की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके हुए माल की कॉस्ट। और आखिर में कॉस्ट ऑफ सेल्स, कस्टमर तक पहुंचने की टोटल कॉस्ट। बहुत बढ़िया। और तीसरा, क्विक रिकॉल टेबल्स। जो 3 कंपैरिजन टेबल्स हमने डिस्कस किए, उन्हें एग्जाम से पहले खुद अपने हाथ से एक पेज पर बनाएं। लिखने से पॉइंट्स दिमाग में छप जाते हैं। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। फाइनल रिवीजन के लिए स्टूडेंट्स को क्या-क्या जरूर याद रखना चाहिए? मस्ट रिमेंबर फॉर एग्जाम्स। नंबर 1, तीनों अकाउंटिंग ब्रांचेस का बेसिक डिफरेंस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ यूजर्स एंड फॉर्मेट। ओके। नंबर 2, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का फंडामेंटल डिफरेंस, प्रिवेंटिव वर्सेस करेक्टिव फंक्शन। राइट। नंबर 3, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, स्पेशली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क। ठीक है। नंबर 4, ओवरहेड्स के 4 टाइप्स और उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट इज सेलिंग ओवरहेड, करियर इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और सबसे जरूरी कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट, लाइन बाय लाइन। कौन सा आइटम कहाँ आता है, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एक क्विक रिवीजन प्लान। एक 30-45 मिनट रिवीजन प्लान भी सजेस्ट करूंगी। जरूर। 10 मिनट्स सभी की टर्म्स जैसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्राइवर और डेफिनेशंस को क्विकली पढ़ें। ओके। 15 मिनट्स एक ब्लैंक पेपर पर कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट बिना देखे बनाने की कोशिश करें, फिर नोट से कंपेयर करें। ये अच्छी एक्सरसाइज है। 10 मिनट्स तीनों कंपैरिजन टेबल्स के की पॉइंट्स को मन में रिकॉल करें। और आखिरी 5 मिनट, 5 मिनट्स जो एमसीक्यू ट्रैप्स हमने डिस्कस किए, उन्हें एक बार फिर से देखें और सोचें कि आप वो गलती क्यों कर सकते थे। शानदार। ये तो एक कंप्लीट रिवीजन पैकेज हो गया। आज हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स को समझा। एक बात और सोचने वाली है। हमने एबनॉर्मल कॉस्ट की बात की, जैसे आग लगने से हुआ नुकसान। हाँ। हमने कहा कि इसे प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता, बल्कि सीधे बिजनेस के प्रॉफिट लॉस में चार्ज किया जाता है। सही है।
जरा सोचिए, एक रियल बिजनेस में नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच की लाइन कितनी सब्जेक्टिव हो सकती है। अच्छा। अगर हर महीने थोड़ी बहुत चोरी नॉर्मल मानी जाती है तो कितनी चोरी एबनॉर्मल होगी। ये तो सोचने वाली बात है। क्या मैनेजमेंट इस क्लासिफिकेशन को अपने रिपोर्टेड प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है? बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। ये दिखाता है कि अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि इसमें जजमेंट, इंटरप्रिटेशन और एथिक्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आज की इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Let me pause for just a moment before we move ahead. Most aspirants fail not because they don't work hard, but because they don't know what to prioritize. Pareto courses का अप्रोच यही है। आपकी मेहनत सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स पे लगे जो एक्चुअली एग्जाम में मार्क्स डिलेट हैं। These lectures are designed to help you study smarter, not longer. If this approach is helping you, do like the video and subscribe to the channel. Your support keeps this effort going. Lecture notes description में मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। द डीप डाइव में आपका फिर से स्वागत है। कॉस्टिंग मास्टर क्लास के पार्ट 1 में हमने लागत की दुनिया में पहला कदम रखा था। आज पार्ट 2 में हम एक टी शर्ट की फैक्ट्री के समझिए अंदर चलेंगे। हम उस धागे के बंडल से शुरू करेंगे जो फैक्ट्री गेट पर आता है, यानी मटीरियल। फिर उस कारीगर की मेहनत को समझेंगे जो उसे सिलाई करता है, यानी लेबर। बिल्कुल। और आखिर में फैक्ट्री की बिजली और रेंट का हिसाब लगाएंगे, मतलब ओवरहेड्स। बिल्कुल। और ये तीनों पिलर्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की आप कह सकती हैं रीढ़ की हड्डी हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मटीरियल। मान लीजिए हमारी टी शर्ट फैक्ट्री को कपड़े की जरूरत है। ये फैक्ट्री के स्टोर तक पहुंचता कैसे है? क्या स्टोर मैनेजर सीधा सप्लायर को फोन कर देता है? नहीं, असल दुनिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इसका एक प्रॉपर फॉर्मल प्रोसेस है। सबसे पहले जब स्टोर्स डिपार्टमेंट को लगता है कि कपड़ा कम हो रहा है, तो वो परचेज डिपार्टमेंट को एक इंटरनल रिक्वेस्ट भेजता है। अच्छा। इसे हम परचेज रिक्विजिशन कहते हैं। यानी हमें इस सामान की जरूरत है, कृपया खरीदिए। एग्जैक्टली। उस रिक्विजिशन के आधार पर परचेज डिपार्टमेंट सबसे अच्छे सप्लायर को एक ऑफिशियल परचेज ऑर्डर जारी करता है। हाँ। जिसमें क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी डेट सब लिखा होता है। ठीक है। फिर जब वो कपड़ा फैक्ट्री गेट पर आता है तो स्टोर्स डिपार्टमेंट उसे रिसीव करके एक गुड्स रिसीव्ड नोट या GRN बनाता है। ये एक तरह का प्रूफ हो गया कि सामान फिजिकली आ गया है। हाँ, और फिर उसकी क्वालिटी चेक होती है और उसे स्टोर में सही जगह पर रख दिया जाता है। अब यहाँ हिसाब रखने के 2 बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर। बिल्कुल, बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर। तो हजारों आइटम्स के बीच कोई ये हिसाब कैसे रखता है कि कितना कपड़ा बचा है और कितने बटन्स? हाँ, और यही बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर का रोल आता है। इसे ऐसे समझिए, बिन कार्ड वो कार्ड है जो स्टोर कीपर कपड़े के रोल के साथ ही रखता है। ओके। उस पर सिर्फ क्वांटिटी लिखी होती है। 500 मीटर कपड़ा आया, 100 मीटर इशू हुआ, 400 मीटर बचा। ये एक फिजिकल ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड है। मतलब ये दुकान के अंदर का हिसाब है। बिल्कुल। वही स्टोर्स लेजर को कॉस्टिंग डिपार्टमेंट अपने ऑफिस में मेंटेन करता है। अच्छा। इसमें क्वांटिटी के साथ साथ उसकी वैल्यू यानी कीमत भी लिखी होती है। तो बिन कार्ड फिजिकल कंट्रोल के लिए और स्टोर्स लेजर अकाउंटिंग कंट्रोल के लिए। परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही समझा। समझ गया। अब कपड़ा स्टोर में आ गया, लेकिन जब उसे प्रोडक्शन के लिए भेजा जाएगा तो उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? हो सकता है हमने वही कपड़ा पिछले हफ्ते 100 रुपए मीटर खरीदा हो और आज 110 रुपए मीटर। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यहीं पर मटेरियल इशू की प्राइसिंग के अलग अलग मेथड्स आते हैं और हर मेथड का बिजनेस के प्रॉफिट पर सीधा असर पड़ता है। सबसे पहला और आसान तरीका है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हम घर पर सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, जो पहले खरीदी वो पहले यूज होंगी ताकि खराब ना हो। परफेक्ट एनालॉजी। लॉजिक वही है, जो माल पहले आया वो प्रोडक्शन में पहले जाएगा। इसका मतलब है कि साल के अंत में जो स्टॉक बचेगा यानी क्लोजिंग स्टॉक, वो हमेशा लेटेस्ट नई कीमत पर होगा। पर यहाँ एक एग्जाम ट्रैप है। वो क्या है? जब कीमतें बढ़ रही हों यानी इन्फ्लेशन का दौर हो, तो फीफो मेथड में आप पुरानी सस्ती लागत को प्रोडक्शन में चार्ज करते हैं। इससे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम दिखता है और पेपर पर प्रॉफिट बढ़ जाता है। अच्छा। एग्जाम में सीधा MCQ आता है, इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस व्हिच मेथड रिपोर्ट्स द हाईएस्ट प्रॉफिट?
जवाब है फीफो। दिलचस्प है। तो इसका उल्टा भी कोई मेथड होगा? हाँ, और वो है लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल आखिरी में आया वो पहले जाएगा। एक मिनट, लाइफो सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है। असलियत में तो कोई स्टोर कीपर सबसे नया आया हुआ कपड़ा पहले नहीं निकालेगा, पुराना तो पड़ा रह जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। लाइफो का मकसद फिजिकल फ्लो से मैच करना नहीं है। तो फिर? इसका मकसद इकोनॉमिक रियलिटी से मैच करना है। लॉजिक ये है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट को करंट मार्केट प्राइस से मैच किया जाए। इन्फ्लेशन के समय आप सबसे महंगी लेटेस्ट परचेज को कॉस्ट में दिखाते हैं, जिससे प्रॉफिट कम नजर आता है। एग्जैक्टली और प्रॉफिट कम दिखने का मतलब है टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो ये एक तरह की टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन याद रहे लाइफो में क्लोजिंग स्टॉक पुरानी सस्ती कीमतों पर दिखता है और कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसे अब अलाउ नहीं करते। तो ये दोनों मेथड्स टाइम पर बेस्ड हैं। क्या कोई ऐसा तरीका भी है जो प्राइसिंग को स्मूथ आउट कर दे? हाँ, उसके लिए एवरेज मेथड्स हैं। एक है सिंपल एवरेज, जिसमें स्टोर में जितने भी लॉट्स हैं उनकी कीमतों का सिंपल एवरेज लेकर इशू प्राइस तय होता है। पर ज्यादा साइंटिफिक और पॉपुलर है वेटेड एवरेज मेथड। ये कैसे काम करता है? इसमें हर नई खरीद के बाद स्टोर में मौजूद कुल माल की कॉस्ट को कुल क्वांटिटी से डिवाइड करके एक नया एवरेज रेट निकाला जाता है। ये कीमतों के उतार चढ़ाव को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब टी शर्ट बन रही है तो कपड़ा काटने में कुछ वेस्ट तो होता ही होगा। उस नुकसान का क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लॉस कैसा है, नॉर्मल या एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस वो है जो अनअवॉइडेबल है, जिसे रोका नहीं जा सकता, जैसे कपड़ा काटने में जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। इस लॉस की कॉस्ट को हम अच्छी यूनिट्स पर बांट देते हैं, जिससे हर टी शर्ट की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। और एबनॉर्मल लॉस, जैसे मान लीजिए आग लग गई? बिल्कुल, एबनॉर्मल लॉस वो है जो हमारी लापरवाही या किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ। ये अवॉइडेबल था, इसलिए इसे हम प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते हैं। इसे सीधे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया जाता है। अच्छा, स्क्रैप, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव्स, इनमें क्या फर्क है? बहुत मामूली फर्क है। स्क्रैप वो बचा हुआ मटेरियल है जिसकी कुछ रीसेल वैल्यू है, जैसे कपड़े की कतरन। स्पॉइलेज वो टी शर्ट्स हैं जो इतनी खराब बनी कि ठीक नहीं हो सकती। और डिफेक्टिव्स वो हैं जिनमें छोटी मोटी गलती है और उन्हें थोड़ी और मेहनत करके ठीक किया जा सकता है। अब इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की बात करते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि कितना स्टॉक रखें। सही बात है, ज्यादा रखें तो पैसा फंसता है, कम रखें तो प्रोडक्शन रुकने का डर। इसी पजल को सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे फेमस है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला होता है, राइट? हाँ, इसका फॉर्मूला √2 AOC है, जो बताता है कि एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए ताकि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमम हो। ये उस स्वीट स्पॉट को ढूंढता है। और ABC एनालिसिस क्या है? इसका पूरा नाम है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसमें हम इन्वेंट्री को उसकी वैल्यू के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटते हैं, A, B एंड C। अच्छा। कैटेगरी A में वो आइटम्स होते हैं जो क्वांटिटी में कम है पर वैल्यू में बहुत ज्यादा, जैसे इंपोर्टेड फैब्रिक। इन पर सबसे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाता है। और C में? C में वो आइटम्स हैं जो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है पर वैल्यू में कम, जैसे बटन्स या धागा। इन पर उतना कंट्रोल नहीं रखते। तो मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना एक पूरी साइंस है, लेकिन बिजनेस का दूसरा पहलू है इंसान, मतलब लेबर। बिल्कुल, लेबर कॉस्ट को समझना मटेरियल से भी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन सिंपल है। डायरेक्ट लेबर वो कारीगर है जो सीधे टी शर्ट बना रहा है, उसकी सैलरी डायरेक्ट कॉस्ट है। और इनडायरेक्ट लेबर? इनडायरेक्ट लेबर वो लोग हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्री का सुपरवाइजर या सिक्योरिटी गार्ड। उनकी सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनती है। एक फैक्ट्री ओनर ये कैसे ट्रैक करता है कि एक कारीगर ने दिन में 8 घंटे काम किया और उन 8 घंटों में उसने क्या-क्या काम किया? इसके लिए 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग का मतलब है वर्कर के फैक्ट्री में आने और जाने का टाइम रिकॉर्ड करना। ठीक है। इसका मकसद सिर्फ अटेंडेंस लगाना है। ठीक है। टाइम बुकिंग का मकसद ये जानना है कि वर्कर ने अपने प्रोडक्टिव आवर्स को किस किस जॉब पर कितना लगाया। इससे हमें हर जॉब की एक्चुअल लेबर कॉस्ट पता चलती है। पर क्या ऐसा नहीं होता कि वर्कर फैक्ट्री में तो है पर काम नहीं कर रहा? होता है,
और उसी को हम आइडल टाइम कहते हैं। वो समय जिसके लिए हम पेमेंट तो कर रहे हैं पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए पावर कट की वजह से सारे वर्कर्स 3 घंटे तक बैठे रहे। मैनेजमेंट के लिए वो सिर्फ 3 घंटे का प्रोडक्शन लॉस नहीं था, वो उन 3 घंटों की सैलरी थी जिसके बदले कुछ नहीं मिला। ये है एबनॉर्मल आइडल टाइम। और इसे सीधे कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं। बिल्कुल। और नॉर्मल आइडल टाइम वो है जो अनअवॉइडेबल है, जैसे लंच ब्रेक। इस कॉस्ट को हम फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा मानकर चलते हैं। मुझे हमेशा से ये इंसेंटिव प्लान्स बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं। ये तो प्योर साइकोलॉजी है ना। आपने सही कहा। सबसे बेसिक सिस्टम है टाइम रेट, यानी घंटे के हिसाब से पेमेंट, और पीस रेट, मतलब पर टी शर्ट के हिसाब से पेमेंट। लेकिन असली खेल इंसेंटिव प्लान्स में है। हाँ, इनमें 2 प्लान सबसे फेमस है, हेल्से प्लान और रोअन प्लान। दोनों का लॉजिक है टाइम सेव्ड इज टाइम अर्नड। ये कैसे काम करते हैं? मान लीजिए एक टी शर्ट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है 10 घंटे और रेट है 100 रुपए पर आवर। एक वर्कर उसे 8 घंटे में बना देता है, यानी उसने 2 घंटे बचाए। ठीक है। हॉल्सी प्लान के तहत उसे बचाए हुए टाइम का 50% बोनस मिलेगा, यानी 2 घंटे का 50% हुआ 1 घंटा। बोनस होगा 1 घंटा गुणा 100 रुपए, मतलब 100 रुपए। ओके। और रोवन प्लान? रोवन प्लान का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय रेट। ये वर्कर के लिए ज्यादा सेफ माना जाता है। और एक टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम भी है जो काफी स्ट्रिक्ट लगता है। हाँ, FW टेलर का सिस्टम सिर्फ एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड करने के लिए था। इसमें 2 पीस रेट होते हैं। जो स्टैंडर्ड टारगेट पूरा करता है उसे हाई रेट मिलता है, और जो नहीं कर पाता उसे लो रेट मिलता है। ठीक है, तो हमने धागे का हिसाब कर लिया, कारीगर की सैलरी भी देख ली, पर फैक्ट्री का किराया, बिजली का बिल, इन सब खर्चों का क्या? एग्जैक्टली। और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री के ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे ओवरहेड्स कहलाते हैं। फंक्शन के हिसाब से हम 3 तरह से बांटते हैं। हाँ, प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो फैक्ट्री से जुड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो ऑफिस से जुड़े हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो सेल्स और डिलीवरी से जुड़े हैं। यहीं पर वो 3 शब्द आते हैं जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं: एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन। इसे एक पिज्जा पार्टी के एग्जाम्पल से समझते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा। मान लीजिए 3 दोस्त एक पिज्जा मंगवाते हैं। एक दोस्त ने अकेले गार्लिक ब्रेड का पूरा ऑर्डर खा लिया, ये हुआ एलोकेशन। मतलब जब कोई खर्चा 100% किसी एक ही डिपार्टमेंट से जुड़ा हो। बिल्कुल। अब पिज्जा सबने मिलके खाया तो उसका बिल बराबर बांटा, ये हुआ अपॉर्शनमेंट। जब एक कॉमन खर्चे को किसी लॉजिकल बेसिस पर कई डिपार्टमेंट्स में बांटना पड़े, जैसे फैक्ट्री का किराया फ्लोर एरिया के रेशो में। सही। और अब हर दोस्त ने अपनी अपनी प्लेट में कितने स्लाइस रखे, वो हुई उस खर्चे की अब्जॉर्प्शन। यानी जब डिपार्टमेंट के कुल ओवरहेड्स तो प्रोडक्ट की यूनिट्स पर चार्ज किया जाता है। ये शानदार एनालॉजी है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए हम साल की शुरुआत में एक बजट बनाते हैं और एक प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते हैं। पर क्या होगा अगर हमारा बजट गलत निकला? मान लीजिए हमने सोचा था बिजली का बिल 1 लाख आएगा, पर आ गया 1,20,000। तभी अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन की सिचुएशन बनती है। आपके उदाहरण में एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से ज्यादा हैं। वो जो 20,000 रुपए कम चार्ज हुआ, वही है अंडर एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब है कि हमारी टी शर्ट्स की कॉस्ट असल में कम दिखाई दे रही है। और अगर उल्टा होता तो वो ओवर एब्जॉर्प्शन कहलाता। इसका ट्रीटमेंट एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ये था हमारा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स पर एक विस्तृत सत्र। आज की चर्चा से की टेकअवेज ये हैं। मटेरियल कॉस्टिंग में FIFO, LIFO जैसे मेथड्स सिर्फ कैलकुलेशन नहीं बल्कि बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेबर कॉस्टिंग में हॉल्सी और रोवन के इंसेंटिव प्लान्स वर्कर की साइकोलॉजी और प्रोडक्टिविटी से जुड़े हैं। और ओवरहेड्स में एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और अब्जॉर्प्शन का फंडामेंटल डिफरेंस समझना सबसे जरूरी है। और अगर किसी को ये सब 60 से 90 मिनट में रिवाइज करना हो तो उसके लिए एक क्विक प्लान है। 25 मिनट मटेरियल कॉस्ट पर हर वैल्यूएशन मेथड का एक सिंपल न्यूमेरिकल हल करें। 25 मिनट लेबर कॉस्ट पर हॉल्सी और रोवन प्लान के फॉर्मूला की तुलना करें और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें। नॉर्मल और एबनॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट जरूर पढ़ें। 15 मिनट ओवरहेड्स पर पिज्जा वाला एग्जाम्पल याद करके तीनों का मतलब लिखें और आखिर के 15 मिनट में अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन का एक छोटा न्यूमेरिकल हल करें। इसके साथ ही एंड ऑफ कॉस्टिंग पार्ट 2
मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्टिंग। अगले भाग में हम इन तीनों कॉस्ट्स को मिलाकर एक प्रॉपर कॉस्ट शीट बनाना सीखेंगे। पर जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर भविष्य में एआई और ऑटोमेशन से डायरेक्ट लेबर की जरूरत लगभग खत्म हो जाए, तो ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने के हमारे पारंपरिक तरीके, जो अक्सर लेबर आवर्स पर आधारित होते हैं, क्या वो रेलेवेंट रहेंगे? सोचिएगा जरूर। कॉस्टिंग मास्टर क्लास पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 और 2 में हमने कॉस्टिंग की ABCD समझी थी। हाँ, फंडामेंटल सेट हो गए थे। आज हम देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स मतलब असल बिजनेस में कैसे काम करते हैं। एग्जैक्टली। आज हम 4 अलग-अलग बिजनेस सिनेरियोज के लिए कॉस्टिंग मेथड्स को समझेंगे। अच्छा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। हम कॉस्ट शीट से शुरू करेंगे, जो सबका फाउंडेशन है। ओके। फिर यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग और आखिर में बैच कॉस्टिंग पे बात करेंगे। राइट। तो आज का मिशन है ये समझना कि एक मास प्रोडक्शन फैक्ट्री से लेकर हाँ, एक कस्टम फर्नीचर बनाने वाले की वर्कशॉप तक कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट और कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल। लेट्स गेट इनटू इट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट शीट की। सुनने में ये बस एक स्टेटमेंट लगता है, बट इट्स द बैकबोन ऑफ कॉस्टिंग, राइट? बिल्कुल। ये P&L स्टेटमेंट से अलग कैसे है? ये बहुत क्रूशल पॉइंट है। फाइनेंशियल P&L स्टेटमेंट जो होता है, वो पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है। सारे इनकम, सारे खर्चे। अच्छा। और ये आउटसाइडर्स के लिए होता है, जैसे इन्वेस्टर्स और बैंक्स। राइट। लेकिन कॉस्ट शीट एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। ये एक माइक्रोस्कोप की तरह है। माइक्रोस्कोप। हाँ, जो प्रोडक्ट लेवल पर कॉस्ट की पूरी एनाटॉमी दिखाती है। इसका मकसद प्रॉफिट दिखाना नहीं है, बल्कि कॉस्ट को असर्टेन, कंट्रोल और रिड्यूस करने के लिए डेटा देना है। इंटरेस्टिंग। तो P&L आपको बताता है कि कंपनी ने पैसा कमाया या नहीं, सही। और कॉस्ट शीट बताती है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में पैसा लगा कहाँ-कहाँ। प्रिसाइसली। इसीलिए कॉस्ट शीट मैनेजमेंट के लिए प्राइस फिक्स करने और एफिशिएंसी सुधारने का सबसे पावरफुल टूल है। सोर्सेज में कॉस्ट्स को फंक्शंस के हिसाब से बांटा गया है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फैक्ट्री, एडमिन। ये क्लासिफिकेशन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट हो कहाँ रही है। सही बात है। इसे सिंपल तरीके से सोचते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट्स वो हैं जो सीधे प्रोडक्ट पर ट्रेस हो सकती हैं। जैसे शर्ट बनाने में लगा कपड़ा, वो हुआ डायरेक्ट मटेरियल। उसे सिलने वाले दर्जी की मजदूरी, डायरेक्ट लेबर। ओके। और अगर उस शर्ट के लिए कोई खास डिजाइन ब्लॉक किराए पे लिया, तो वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, ये तो सिंपल है, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी ओवरहेड्स में कंफ्यूजन होता है। हाँ, होता है। स्पेशली एडमिन ओवरहेड्स, जिन्हें सोर्सेज में 2 हिस्सों में बांटा गया है, प्रोडक्शन रिलेटेड और जनरल। ये क्यों? ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है और बिजनेस लॉजिक भी है। अच्छा। सोचिए, फैक्ट्री मैनेजर के ऑफिस का खर्च, क्या वो प्रोडक्ट बनाने से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल जुड़ा है। तो उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही जोड़ देते हैं। लेकिन डायरेक्टर्स की सैलरी या कंपनी की ऑडिट फीस, नहीं, वो तो जनरल खर्चे हैं। एग्जैक्टली। तो इन्हें हम प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद टोटल कॉस्ट निकालते समय ऐड करते हैं। गॉट इट। ये डिस्टिंक्शन बताता है कि प्रोडक्ट को फैक्ट्री से बाहर निकालने तक की लागत क्या है और पूरे बिजनेस को चलाने की लागत क्या है। तो ये फैक्ट्री की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस से अलग करने का तरीका है। एग्जैक्टली। और सेलिंग ओवरहेड्स, एड स्पेंड जैसे खर्चे हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, डिलीवरी वैन के फ्यूल जैसे खर्चे हैं, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का कॉस्ट। ठीक है, अब इस क्लासिफिकेशन को यूज करके कॉस्ट शीट का फ्लो समझते हैं। ये एक सीढ़ी की तरह लगता है, जहां हर स्टेप पर कुछ जुड़ता है। इट्स अ वेरी लॉजिकल फ्लो। स्टेप 1, सारे डायरेक्ट कॉस्ट्स मतलब मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, इनको जोड़कर बनती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट ये प्रोडक्ट की कोर नॉन नेगोशिएबल लागत है। स्टेप 2, इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ते हैं, पर यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस मतलब WIP का एडजस्टमेंट भी है। ओपनिंग WIP जोड़ते हैं, क्लोजिंग WIP घटाते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे ऐसे समझिए, हमें इस पीरियड में फिनिश हुए गुड्स की कॉस्ट निकालनी है ना? हाँ। तो जो पिछले पीरियड के अधूरे गुड्स यानी ओपनिंग WIP इस पीरियड में फिनिश हुए, उनकी कॉस्ट ऐड होनी चाहिए। ठीक है। और जो इस पीरियड में शुरू हुए पर अधूरे रह गए मतलब क्लोजिंग WIP, उनकी कॉस्ट हटानी चाहिए। ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो मिलता है वो है वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, सो वर्क्स कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड इन द फैक्ट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके बाद हम प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिन ओवरहेड्स जोड़ते हैं टू गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा।
ये उन फिनिश्ड गुड्स की टोटल कॉस्ट है जो अब वेयरहाउस में रखने के लिए तैयार हैं। और फिर फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक का एडजस्टमेंट होता है टू फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। करेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जोड़ो और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स घटाओ। लॉजिक वही है। लॉजिक सेम है। हमें सिर्फ उन गुड्स की कॉस्ट चाहिए जो इस पीरियड में बिके हैं। फाइनली COGS में जनरल एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जोड़ने पर आती है टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट इसी के ऊपर ऐड होता है। चलिए सोर्सेज में दिए इलस्ट्रेशंस 1 से इसे समझते हैं। मैं कैलकुलेशंस में नहीं जाऊंगा, वो लिसनर ऑडियो में फॉलो नहीं कर पाएंगे। सही है। बट लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिक, स्पेशली द प्रॉफिट कैलकुलेशन पार्ट। सवाल में लिखा है प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन सेल्स। ये हमेशा फंसाता है। एब्सोल्युटली। ये सबसे कॉमन ट्रैप्स में से एक है। 33.33% का मतलब है 1/3। सो प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ सेल्स। अब इसे कॉस्ट पर कैसे कन्वर्ट करें? यूजुअली स्टूडेंट्स इसे रट लेते हैं कि 1/3 ऑन सेल्स इक्वल्स टू 1 सेकेंड ऑन कॉस्ट। बट लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो कभी रटना नहीं पड़ेगा। सोचिए सेल्स एक पूरा पाए है। ओके। अगर प्रॉफिट उस पाए का 1/3 हिस्सा है तो कॉस्ट बाकी का हिस्सा होगी, यानी 2/3। राइट। तो प्रॉफिट और कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या हुआ? 1/3 को 2/3 से डिवाइड कीजिए तो आता है 1/2। सो प्रॉफिट इज 1/2 ऑफ कॉस्ट। सिंपल। एक बार ये लॉजिक समझ आ गया तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। इस सवाल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 99,000 रुपीज थी, तो प्रॉफिट हुआ उसका 1/2 यानी 49,500 रुपीज। एक आखिरी सवाल कॉस्ट शीट पर, ऐसी कौन सी आइटम्स है जो इसमें कभी नहीं आती? प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स, जैसे लोन पर दिया गया इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, डिविडेंड्स। क्यों? ये भी तो बिजनेस के खर्चे हैं। यहाँ एक बड़ा इंसाइट है। एक प्रोडक्ट कॉस्ट शीट पर बहुत प्रॉफिटेबल दिख सकता है, लेकिन कंपनी फिर भी बैंकरप्ट हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस्ट शीट बिजनेस को फाइनेंस करने की कॉस्ट को, जैसे हेवी लोन इंटरेस्ट, इंटेंशनली इग्नोर करती है। अच्छा। कॉस्ट शीट ऑपरेशनल हेल्थ मापती है, फाइनेंशियल हेल्थ नहीं। ये डिस्टिंक्शन मैनेजमेंट के लिए समझना क्रिटिकल है। दैट्स अ ब्रिलियंट इनसाइट। ओके, कॉस्ट शीट हमें टोटल कॉस्ट का एक्सरे देती है, बट व्हाट इफ यू आर अ कंपनी मेकिंग मिलियंस ऑफ आइडेंटिकल ब्रिक्स? हाँ, तब टोटल कॉस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक है। यहाँ यूनिट कॉस्टिंग आती है। एग्जैक्टली। यूनिट कॉस्टिंग का फिलॉसफी सिंपल है। जब आप एक जैसा होमोजीनियस प्रोडक्ट मास स्केल पर बनाते हैं, सीमेंट, कागज, ईंटें, तो आपका मेन फोकस होता है पर यूनिट कॉस्ट निकालना। फॉर्मूला तो सीधा होगा। फॉर्मूला सीधा है, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। बट इट्स नॉट ऑलवेज दैट सिंपल। अथर्वा फार्माकेयर वाले सवाल, मतलब इलस्ट्रेशन 2 में, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करने का चैलेंज है। यस, और एग्जाम में यही टेस्ट होता है। डेटा में दिया है कि यूनिट्स बदलने पर फैक्ट्री ओवरहेड्स बदल रहे हैं, बट नॉट प्रोपोर्शनली। तो इसका मतलब? इसका मतलब इसमें कुछ फिक्स्ड कंपोनेंट है और कुछ वेरिएबल। तो इसे सेपरेट करने का लॉजिक क्या है? वी यूज अ सिंपल हाई लो मेथड। देखिए, यूनिट्स 1200 से 1600 बढ़ी, यानी 400 यूनिट से। हाँ। और ओवरहेड्स 31,000 से 33,000 हो गए, मतलब 2,000 रुपए बढ़े। राइट। ये जो कॉस्ट यूनिट्स के साथ बढ़ रही है, यही वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट हुआ 2,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 400 यूनिट्स। मतलब 5 रुपए पर यूनिट। करेक्ट, 5 रुपीज पर यूनिट। और एक बार वेरिएबल पार्ट मिल गया तो फिक्स्ड पार्ट निकालना इजी है। एग्जैक्टली। 1200 यूनिट्स पर टोटल ओवरहेड्स थे 31,000। इसमें से वेरिएबल हिस्सा, मतलब 1200 यूनिट्स, 5 रुपीज, जो कि 6,000 रुपीज है, हटा दीजिए। तो 25,000 रुपए बचा। हाँ, बचा हुआ 25,000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन लेवल बदलने पर भी नहीं बदलेगा। ये सेपरेशन क्रिटिकल है फ्यूचर प्रोडक्शन को एक्यूरेटली कॉस्ट करने के लिए। सो फार हम एक ऐसी दुनिया में थे जहां सारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल थे। बट व्हाट हैपेंस व्हेन दैट मॉडल ब्रेक्स? मतलब अगर आपको बिजनेस कस्टम फर्नीचर बनाता है या हर क्लाइंट के लिए यूनिक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, यू कांट एवरेज द कॉस्ट। एंड दैट्स वेयर जॉब कॉस्टिंग कम्स इन। यहाँ हर जॉब या ऑर्डर अपने आप में एक कॉस्ट यूनिट है। ओके। हर जॉब की अपनी अलग जॉब कॉस्ट शीट बनती है। थिंक ऑफ अ कार रिपेयर वर्कशॉप। हाँ, सही एग्जाम्पल है। हर कार की प्रॉब्लम अलग है, पार्ट्स अलग लगेंगे, लेबर टाइम अलग होगा। आप सब कार का रिपेयर कॉस्ट एवरेज नहीं कर सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं कर सकते। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो उस जॉब पर सीधे सीधे चार्ज हो जाएंगे। व्हाट अबाउट ओवरहेड्स?
फैक्ट्री का किराया उस एक कार पर कैसे एलोकेट करेंगे? ग्रेट क्वेश्चन। यही जॉब कॉस्टिंग का कोर कॉन्सेप्ट आता है, प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट। प्री डिटर्मिन्ड। हाँ, हम साल के शुरू में ही एक बजटेड ओवरहेड रेट निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज पर लेबर आ और 1000 रुपीज पर मशीन आ। अच्छा। फिर जॉब में जितने लेबर आवर्स या मशीन आवर्स लगे उस रेट से ओवरहेड्स चार्ज कर देते हैं। बट व्हाई प्री डिटर्मिन्ड? एक्चुअल ओवरहेड्स का वेट क्यों नहीं करते? क्योंकि मैनेजमेंट को जॉब कंप्लीट होते ही उसकी कॉस्ट चाहिए प्राइस कोट करने के लिए। राइट। साल के एंड तक एक्चुअल फिगर्स का वेट नहीं कर सकते। प्री डिटर्मिन्ड रेट कॉस्टिंग को टाइमली बनाता है, भले ही वो 100% एक्यूरेट ना हो। अदानी मैन्युफैक्चरिंग वाले सवाल में यही दिखाया गया है। मशीनिंग डिपार्टमेंट में रेट मशीन आवर्स पर बेस्ड है और असेंबली डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर। ऐसा क्यों? बिकॉज यू चूज अ बेस दैट ड्राइव्स द कॉस्ट। मशीनिंग डिपार्टमेंट में कॉस्ट्स मोस्टली मशीन्स की वजह से होती हैं। तो मशीन आवर्स लॉजिकल है। हाँ, और असेंबली डिपार्टमेंट में काम हाथों से होता है, तो लेबर इज द मेन कॉस्ट ड्राइवर। ये लॉजिक लगाना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वीव कवर्ड मास प्रोडक्शन, यूनिट कॉस्टिंग और वन ऑफ अ काइंड जॉब्स, जॉब कॉस्टिंग। बट व्हाट अबाउट द मिडिल ग्राउंड? मिडिल ग्राउंड जैसे एक बेकरी जो 200 क्रोसॉन्स का एक बैच बनाती है, या एक फार्मा कंपनी जो 10,000 टैबलेट्स का एक बैच बनाती है। You've hit the nail on the head. That is batch costing. अच्छा। It's an extension of job costing, जहां a batch of identical items is treated as a single job. राइट। Costs को पहले पूरे batch के लिए collect किया जाता है, फिर total batch cost को number of units in the batch से divide करके per unit cost निकाली जाती है। एबीसी लिमिटेड वाले नोटपैड के सवाल, इलस्ट्रेशन 1 में एक कस्टमर ने 600 नोटपैड्स का ऑर्डर दिया है। इसमें ट्रिकी पार्ट क्या है? The trick is to identify which costs are per batch and which are per unit. ओके। डायरेक्ट मटेरियल और लेबर पर नोटपैड दिया है तो उन्हें 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मशीन सेटअप कॉस्ट और डिजाइन एंड आर्ट वर्क कॉस्ट ये पूरे बैच के लिए एक ही बार लगते हैं। चाहे आप 100 नोटपैड बनाएं या 600। एग्जैक्टली, इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करना है। स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं। Got it. So you accumulate all batch-specific costs and then find the total? Now, this brings us to a fascinating concept. EBQ, Economic Batch Quantity. हाँ, EBQ. It sounds like EOQ for materials, but for production? Yes, it's the same philosophy. EBQ is a mathematical tug of war between two opposing costs, setup cost and carrying cost. Explain that tug of war. ओके, सो सेटअप कॉस्ट वो खर्च है जो हर बैच को शुरू करने में लगता है, मशीन क्लीन करना, सेटिंग्स चेंज करना, एटसेट्रा। ठीक है, right. To avoid that, I should make one massive batch of, say, 10,000 units. बट देन यू रन इनटू द सेकंड प्रॉब्लम, कैरिंग कॉस्ट। Inventory holding cost? हाँ, 10,000 यूनिट्स बनाने के बाद आपको उन्हें स्टोर करना पड़ेगा, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, वेयरहाउस का किराया देना पड़ेगा, योर कैरिंग कॉस्ट विल शूट अप। तो EOQ वो मैजिकल नंबर, वो जस्ट राइट बैच साइज है जहां टोटल सेटअप कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट का सम मिनिमम होता है। it's the sweet spot. The formula is EOQ equals root of 2ASC. Let's break down the variables from the numerical illustration 2 and the common mistakes. Sure. A is annual demand. सवाल में मंथली डिमांड 500 यूनिट्स दी है। मिस्टेक नंबर 1, स्टूडेंट्स ए की जगह 500 ले लेते हैं। जबकि उसे 12 से मल्टीप्लाई करके 6,000 यूनिट्स करना है। करेक्ट। S is setup cost per batch, जो सवाल में 60 रुपीज दिया है, ओके? एंड C is carrying cost per unit per annum. सवाल में कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपीज है और कैरिंग कॉस्ट 10% पर एनम है, सो C is equal to 20 रुपीज का 10% is equal to 2 रुपीज। मिस्टेक #2 C को पर एनम कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। एग्जैक्टली, स्टूडेंट C को पर एनम कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। So, attention to detail is key. The formula itself is simple, but getting the inputs right is the real test. Precisely. If you put these correct values in the formula, you get the EOQ of 600 units. So let's zoom out. What does this all mean? We've journeyed from a single cost sheet to finding the most efficient batch size. The key takeaway is that costing isn't one size fits all. The method you choose depends entirely on your production environment. Right. Cost sheet is the universal language, but whether you apply it per unit, per job, or per batch defines your business strategy. And the main skill,
the most important skill, Mueller's. And a final thought for our listener to ponder. So far, we focused on calculating the cost of a product after it's made. हाँ. But what if we could control the cost at the design stage itself? What if we first decide the selling price the market will accept and then design a product that can be made profitably within that price? This reverse approach is called target costing. बिल्कुल. Think about that until part 4. And for a quick revision of part 3 in 90 minutes, spend 30 minutes mastering the cost sheet format and its logic. Okay? Then give 20 minutes each to unit, job, and batch costing. Focus on solving one key numerical for each to understand the application. And EBQ? And write down the EBQ formula and the meaning of its variable separately. That should set you up for the exam. End of costing part 3, cost sheet, unit, job, and batch costing. Join us next time for part 4, where we'll dive into the world of process costing and contract costing. कॉस्टिंग मास्टर क्लास के इस फाइनल पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हमने कॉस्टिंग के फंडामेंटल्स को समझा और अब हम उन टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिहाज से सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये कॉस्टिंग के आप कह सकते हैं 4 बड़े पहाड़ हैं। हाँ, और आज हम इन पर एक साथ चढ़ाई करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम कॉस्टिंग के 4 सबसे जरूरी पिलर्स पर विस्तार से बात करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये टॉपिक सीए, सीएमए जैसे एग्जाम्स के फेवरेट माने जाते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए पहले पहाड़ से शुरू करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये नाम सुनते ही दिमाग में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज ऐसी चीजें आती हैं। आखिर ये है क्या? एग्जैक्टली। प्रोसेस कॉस्टिंग उन इंडस्ट्रीज के लिए है जहां प्रोडक्ट एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से गुजरता है और आप एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट अलग से नहीं निकाल सकते। अच्छा। सोचिए, एक ऑयल रिफाइनरी में एक पर्टिकुलर लीटर पेट्रोल की कॉस्ट निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हाँ, आसान नहीं होगा। तो इसलिए हम पूरे प्रोसेस की टोटल कॉस्ट निकालकर उसे टोटल आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं। पेपर, केमिकल, स्टील या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यही यूज होता है। तो ये जॉब कॉस्टिंग से बिल्कुल उल्टा हुआ, जहां हर जॉब यूनिक होता है, जैसे एक कस्टम मेड फर्नीचर का पीस। परफेक्ट एनालॉजी। जॉब कॉस्टिंग है यूनिक जॉब्स के लिए, प्रोसेस कॉस्टिंग है मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स के लिए। मतलब एक में कॉस्ट पर जॉब और दूसरे में कॉस्ट पर प्रोसेस। बिल्कुल। प्रोडक्शन में कुछ लॉस होना तो नेचुरल है, लेकिन सोर्स मटेरियल में 3 टर्म्स हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल बेन। तो अकाउंटेंट्स इन्हें कैसे हैंडल करते हैं? ये एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। यह नंबर्स के साथ समझते हैं। पहला है नॉर्मल लॉस। ये वो लॉस है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब इट्स इनहेरेंट टू द प्रोसेस। जैसे इवेपोरेशन या केमिकल प्रोसेस में थोड़ा मटेरियल नेचुरली उड़ जाता है, आप उसे रोक नहीं सकते। अच्छा, तो उस लॉस का कॉस्ट कौन बेयर करता है? द गुड यूनिट्स। उस लॉस की कॉस्ट बची हुई अच्छी यूनिट्स पर स्प्रेड कर दी जाती है। इससे पर यूनिट कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। ओके। और हाँ, अगर उस लॉस से कुछ स्क्रैप वैल्यू मिलती है तो उसे प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करके टोटल कॉस्ट को कम कर दिया जाता है। इसलिए कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। मेक सेंस। लेकिन अगर किसी की लापरवाही से लॉस नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो, मतलब अवॉइडेबल लॉस। एग्जैक्टली। इसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। ये अवॉइडेबल था, ये नहीं होना चाहिए था, तो कंपनी अपनी गलती का बोझ कस्टमर पर नहीं डाल सकती। तो इसकी कॉस्ट गुड यूनिट्स में नहीं जोड़ी जाती। इसे गुड यूनिट्स की तरह ही वैल्यू करके सीधा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ लॉस ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसका उल्टा, अगर लॉस नॉर्मल से कम हो तो उसे कहते हैं अबनॉर्मल गेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5000 यूनिट्स इनपुट पर 5% नॉर्मल लॉस यानी 250 यूनिट्स एक्सपेक्टेड था, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट हुआ 4750। सही। लेकिन अगर एक्चुअल आउटपुट 4850 यूनिट्स हुआ, इसका मतलब हमने 100 यूनिट्स बचा ली। यही 100 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन है। अच्छा। इसे भी गुड यूनिट्स की तरह वैल्यू करके प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है एज एन इनकम। ये क्लियर हुआ। अब एक और थोड़ा ट्रिकी पार्ट, मंथ एंड पर जो यूनिट्स अधूरी रह जाती हैं उनका क्या होता है? यहाँ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, कॉन्सेप्ट सिंपल है अगर आप लॉजिक समझे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब है इनकम्प्लीट यूनिट्स को कंप्लीटेड यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। मतलब उन्हें कंप्लीटेड के बराबर मानना। हाँ,
मान लीजिए आपके पास 100 यूनिट्स हैं जो 60% कंप्लीट हैं, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के हिसाब से वो 60 कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर मानी जाएंगी। ओके। इसका फॉर्मूला सिंपल है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इक्वल्स नंबर ऑफ WIP यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ये क्लोजिंग स्टॉक की करेक्ट वैल्यूएशन के लिए बहुत जरूरी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमने असल में कितना मटेरियल और लेबर यूज किया है। प्रिसाइजली, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की सही कॉस्ट निकालने के लिए फंडामेंटल है। सोर्स मटेरियल में इसकी कैलकुलेशन के लिए वेटेड एवरेज और फीफो मेथड्स का जिक्र है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग का मैप क्लियर है। अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग था हजारों आइडेंटिकल यूनिट्स के बारे में। लेकिन क्या हो अगर हमारा प्रोजेक्ट एक सिंगल मैसिव यूनिट हो जिसे बनने में सालों लग जाए, जैसे कोई ब्रिज? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पर ट्रांजिशन किया है। दैट ब्रिंग्स अस टू आवर सेकंड माउंटेन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये अकाउंटिंग की दुनिया का मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अच्छा, मैराथन। हाँ, ये लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर लागू होता है जो लंबे समय तक चलते हैं। यहाँ हर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक प्रॉफिट सेंटर होता है और उसका सेपरेट अकाउंट बनता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट सालों तक चलते हैं उनमें तो अनसर्टेनिटी बहुत होगी, जैसे मटेरियल के प्राइस बढ़ जाना। एब्सोल्युटली, और उसको हैंडल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल या लेबर के प्राइस बढ़ने पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिवाइज करने का हक देता है। एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्टर इसका गलत फायदा नहीं उठा सकता, मतलब अपनी इनएफिशिएंसी को पास ऑन कर दे? एक्सीलेंट क्वेश्चन। इसीलिए इन क्लॉजेज में स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं कि प्राइस रिवीजन सिर्फ सर्टेन इंडेसेस जैसे स्टील या सीमेंट के ऑफिशियल प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही होगा, कॉन्ट्रैक्टर की अपनी इनएफिशिएंसी पर नहीं। फेयर इनफ। अब पेमेंट्स की बात करते हैं। क्लाइंट सारा पैसा एक साथ तो नहीं देता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेमेंट प्रोग्रेस के साथ लिंक होती है। यहाँ दो टर्म्स आते हैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। ओके। वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा है जिसका काम पूरा हो चुका है और क्लाइंट के इंजीनियर ने उसे चेक करके सर्टिफाई कर दिया है। पेमेंट इसी वैल्यू पर बेस्ड होती है। और वर्क अनसर्टिफाइड की सिक्योरिटी? बिल्कुल, ये क्लाइंट की इंश्योरेंस पॉलिसी है कि कॉन्ट्रैक्टर काम क्वालिटी से और टाइम पर पूरा करे। ये पैसा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद मिलता है। अब सबसे ट्रिकी हिस्सा, अगर कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है तो कंपनी प्रॉफिट बुक करने के लिए 5 साल तक वेट तो नहीं कर सकती, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? ये एग्जाम का फेवरेट एरिया है। यहाँ हम प्रूडेंस के प्रिंसिपल पर चलते हैं, मतलब बी कंजर्वेटिव। हम हर साल एक नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नोशनल प्रॉफिट? हाँ, जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड के बीच का डिफरेंस होता है। तो क्या ये पूरा नोशनल प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में चला जाता है? बिल्कुल नहीं, यहीं पर प्रूडेंस आता है। सारा प्रॉफिट पीएनएल में नहीं जाता। इसके लिए रूल्स हैं जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन पर डिपेंड करते हैं। सोर्स मटेरियल के अनुसार अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से ज्यादा लेकिन 50% से कम है तो पीएनएल में ट्रांसफर होगा 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड। अच्छा, सिर्फ 1/3? और अगर काम 50% से ज्यादा हो गया हो तो? तब हम ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम ट्रांसफर करते हैं 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड। सो इसका मतलब हमने फुल कॉस्टिंग निकालना सीख लिया, लेकिन मैनेजर्स के पास अक्सर व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्या हमें एक स्पेशल वन टाइम ऑर्डर डिस्काउंट पर एक्सेप्ट करना चाहिए? फुल कॉस्टिंग मेथड्स यहाँ हेल्प नहीं करते हैं। You've set the stage perfectly for our third topic, marginal costing. ये डिसीजन मेकिंग का एक पावरफुल टूल है। सुना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसका फंडामेंटल रूल है, कॉस्ट्स को दो हिस्सों में बांटो, वेरिएबल और फिक्स्ड। मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट सिर्फ उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट मानकर सीधे पीएनएल अकाउंट से चार्ज कर दो। इसमें एक टर्म बार बार आता है, कंट्रीब्यूशन। क्या ये प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है? Not quite, but it's the engine of profit. Contribution का सिंपल फॉर्मूला है, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, इसे ऐसे समझिए, ये वो अमाउंट है जो आपके पास रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट चुकाने के बाद बचता है। अब इस अमाउंट से आपको पहले अपनी फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, जैसे फैक्ट्री का रेंट और सैलरीज। बिल्कुल, वो सब कवर होने के बाद जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। Here's where it gets really interesting. CVP एनालिसिस। अगर कोई अपना नया कैफे खोल रहा है तो इस एनालिसिस से वो ये फिगर आउट कर सकता है
कि उसे हर रोज कम से कम कितने कप कॉफी बेचनी पड़ेंगी सिर्फ अपना रेंट और सैलरीज निकालने के लिए। Exactly. That's the break-even point. BEP. It's the survival number for any business. द सर्वाइवल नंबर। हाँ, वो सेल्स लेवल जहां ना प्रॉफिट होता है ना लॉस। इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीईपी से ऊपर की हर सेल आपका प्रॉफिट है, जिसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, एमओएस। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा, बिजनेस उतना सेफ। बिल्कुल। इस सीवीपी एनालिसिस में पीवी रेशियो का क्या रोल है? पीवी रेशियो यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो सीवीपी एनालिसिस की जान है। इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन सेल्स इनटू 100। ओके। ये बताता है कि हर 100 रुपए की सेल में से कितना रुपया फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने और प्रॉफिट कमाने के लिए अवेलेबल है। अ हाई पीवी रेशियो मींस अ फाइनेंशियली हेल्थी प्रोडक्ट। इस एनालिसिस को मेक और बाय जैसे डिसीजंस में कैसे यूज करते हैं? मान लीजिए एक कार कंपनी को एक टायर 1000 रुपए में बाहर से मिल रहा है। ओके। उसे खुद बनाने की वेरिएबल कॉस्ट 800 रुपए है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट मिलाकर टोटल कॉस्ट 1100 रुपए आती है। तो उसे क्या करना चाहिए? ग्रेट एग्जाम्पल। यहाँ डिसीजन लॉजिक है रेलेवेंट कॉस्टिंग पर फोकस करना। यहाँ रेलेवेंट कॉस्ट है 800 रुपए। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट? हाँ, क्योंकि यही एक्स्ट्रा कैश है जो कंपनी को टायर बनाने के लिए खर्च करना पड़ेगा। फैक्ट्री का रेंट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो वैसे भी देना है, चाहे वो टायर बनाए या ना बनाए। सो इट्स एन इररेलेवेंट कॉस्ट फॉर दिस डिसीजन। अच्छा। क्योंकि बनाने की रेलेवेंट कॉस्ट 800 रुपए, खरीदने की प्राइस 1000 रुपए से कम है, कंपनी को टायर खुद बनाना चाहिए। ये तो डिसीजन मेकिंग को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, हमने कॉस्ट्स को एनालाइज करना सीख लिया, डिसीजंस लेना सीख लिया, पर हम ये कैसे जाने कि हमारी कॉस्ट्स सही हैं? सही। हाँ, मतलब कहीं हम जरूरत से ज्यादा मटेरियल या लेबर तो नहीं लगा रहे। परफेक्ट सेगवे। इसी सही कॉस्ट का बेंचमार्क सेट करने के लिए हमारा आखिरी और सबसे चैलेंजिंग टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हाँ। यहाँ हम हर कॉस्ट के लिए एक स्टैंडर्ड या बेंचमार्क सेट करते हैं और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। और जो डिफरेंस होता है उसे वेरिएंस कहते हैं। लेकिन सिर्फ डिफरेंस जानने से क्या होगा? इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है ये पता लगाना ज्यादा जरूरी है। पहला, परचेज डिपार्टमेंट ने महंगा मटेरियल खरीदा। इसे हम मेजर करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस एमपीवी से। प्राइस वेरिएंस। हाँ, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और दूसरा कारण? दूसरा कारण हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल वेस्ट किया। इसे हम मेजर करते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस एमयूवी से। फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। हियर्स अ थॉट। अगर परचेज मैनेजर सस्ता लो क्वालिटी मटेरियल खरीदकर एक फेवरेबल प्राइस वेरिएंस ले आए, लेकिन उस मटेरियल से प्रोडक्शन टीम को काम करने में मुश्किल हो और उनका यूजेज वेरिएंस एडवर्स हो जाए। दैट्स अ क्लासिक मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट। और ये दिखाता है कि वेरिएंसेस को आइसोलेशन में देखना कितना डेंजरस है। एक स्मार्ट कंपनी डिपार्टमेंट्स को सिर्फ उनके इंडिविजुअल वेरिएंसेस पर जज नहीं करती, बल्कि ओवरऑल इंपैक्ट देखती है। सही बात है। लेबर वेरिएंसेस का लॉजिक भी एकदम सिमिलर है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस को हम लेबर रेट वेरिएंस एलआरवी, जिसके लिए एचआर रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एलईवी, जिसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, में बांटते हैं। और ओवरहेड वेरिएंसेस, सोर्स मटेरियल कहता है कि इन पर कंसेप्चुअल फोकस रखना है। हाँ, क्योंकि इनके डिटेल फॉर्मूलास काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। मोटे तौर पर इन्हें वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में बांटा जाता है। कंसेप्चुअली ये भी कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी मेजरमेंट के लिए होते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने कॉस्टिंग के 4 सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एग्जाम के लिए फाइनल एडवाइस क्या होगी? एंड ऑफ कॉस्टिंग पार्ट 4, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मेरी पहली और सबसे जरूरी सलाह है, एक कंप्लीट कॉस्टिंग फॉर्मूला शीट जरूर बनाएं। फॉर्मूला शीट? हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूलास को एक जगह रखना लास्ट मिनट रिवीजन के लिए लाइफ सेवर होता है। और एग्जाम से ठीक एक दिन पहले रिवीजन की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हाउ टू रिवाइज एंटायर कॉस्टिंग इन वन डे। सिंपल, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिवाइज करें और हर टॉपिक से सिर्फ एक की न्यूमेरिकल सॉल्व करें। सिर्फ एक? हाँ, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस कॉस्टिंग से नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस का इक्वेशन, कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट रिकॉग्निशन का, मार्जिनल से बीईपी का और स्टैंडर्ड से
एक फुल वेरिएंस एनालिसिस का क्वेश्चन। इससे सारे कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश हो जाते हैं। सही है। और इन टॉपिक्स में से मोस्ट स्कोरिंग और मोस्ट रिस्की एरियाज कौन से हैं? देखिए, मोस्ट स्कोरिंग एरियाज हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इनके क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल होते हैं और फॉर्मेट बेस्ड होते हैं। तो मार्क्स सिक्योर करना आसान है? बिल्कुल। और मोस्ट रिस्की एरिया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक पूरा आंसर गलत कर सकती है। प्रोसेस कॉस्टिंग में भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के कैलकुलेशंस में हाई एक्यूरेसी चाहिए। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने इन मेथड्स के मैकेनिक्स तो सीख ली, लेकिन सोचिए, एक मैनेजर का डिसीजन कितना बदल सकता है अगर वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट को देखे बजाय मार्जिनल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन के, स्पेशली जब वो एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन को बंद करने का सोच रहा हो जो अकाउंटिंग लॉस दिखा रही है पर असल में फिक्स कॉस्ट को कवर करने में हेल्प कर रही है। What is the true cost of a bad decision based on the wrong costing method? एक बेहतरीन विचार, और इसी के साथ हमारी कॉस्टिंग पर ये गहरी चर्चा समाप्त होती है। नमस्ते। हमारी आज की बातचीत कॉस्टिंग के उन कोनों को रोशन करने के लिए है जहां अक्सर अंधेरा रहता है। हमने पिछली चर्चाओं में फैक्ट्री फ्लोर की कॉस्टिंग तो समझ ली, लेकिन बिजनेस सिर्फ फैक्ट्री में नहीं होता। तो आज हम उन मुश्किल, टेढ़े-मेढ़े लेकिन बेहद जरूरी टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे जो एक स्टूडेंट को 90+ स्कोर करने से रोकते हैं। इसे एक सप्लीमेंट्री मॉड्यूल समझिए जिसका मकसद है एग्जाम के लिए 100% कवरेज। बिल्कुल। आज हम थ्योरी से निकलकर असल दुनिया की जटिलताओं पर बात करेंगे। वो एरियाज जहां कॉस्टिंग के नियम मतलब सीधे सीधे लागू नहीं होते। हम सर्विस इंडस्ट्री की कॉस्टिंग से लेकर अधूरे कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रॉफिट तक वो सब कुछ कवर करेंगे जो अक्सर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जहां से एग्जामिनर सबसे मुश्किल सवाल बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि जो कंपनियां कोई भौतिक उत्पाद नहीं बनाती, जैसे एक एयरलाइन या एक हॉस्पिटल, वो अपनी लागत कैसे तय करती हैं? यहाँ तो कोई फैक्ट्री है ही नहीं। ये एक बेहतरीन सवाल है, और यहीं पर ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग की जरूरत पड़ती है। इसका पूरा फोकस सेवा की एक यूनिट पर होता है, क्योंकि आप यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप एक सर्विस दे रहे हैं। तो हमें ये पता लगाना होता है कि उस सर्विस की एक यूनिट देने में कितना खर्च आया। ये प्रोसेस कॉस्टिंग से बिल्कुल अलग है। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम एक फिजिकल प्रोडक्ट जैसे कागज बनाने के अलग अलग स्टेजेस की कॉस्ट जोड़ते हैं। सर्विस कॉस्टिंग में आउटपुट कोई फिजिकल चीज नहीं है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि एक बस कंपनी की कॉस्ट यूनिट प्रति बस नहीं होगी? ये तो थोड़ा अजीब लगता है। तो फिर क्या होगी? यही इस टॉपिक का सबसे बड़ा कैच है। प्रति बस एक बहुत अधूरी जानकारी है। असली कॉस्ट यूनिट होगी प्रति यात्री किलोमीटर। पर पैसेंजर किलोमीटर? हाँ, अच्छा। मतलब एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का असली खर्च कितना है। इसी तरह एक हॉस्पिटल के लिए ये प्रति मरीज दिन हो सकता है, और एक बिजली कंपनी के लिए प्रति किलोवाट घंटा। पर किलोवाट घंटा। हाँ, सही कॉस्ट यूनिट चुनना ही 90% काम है। ठीक है, ये समझ आया। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज में लागतों को देखा कैसे जाता है? क्या यहाँ भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं? यहाँ कॉस्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। हम लागतों को 3 हिस्सों में बांटते हैं जो समझने में बहुत आसान है। एक, फिक्स्ड कॉस्ट्स या स्टैंडिंग चार्जेस। ये वो खर्चे हैं जो होंगे ही, चाहे बस चले या गैराज में खड़ी रहे, जैसे ड्राइवर्स की सैलरी, ऑफिस का किराया, इंश्योरेंस, रोड टैक्स। 2, सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स या मेंटेनेंस चार्जेस, जैसे टायरों का घिसना, रिपेयरिंग। ये बस के चलने से जुड़े हैं पर सीधे सीधे हर किलोमीटर पर नहीं बढ़ते। और 3, वेरिएबल कॉस्ट्स या रनिंग चार्जेस। ये सीधे सीधे बस के चलने पर निर्भर करते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल। जितना ज्यादा किलोमीटर उतना ज्यादा खर्च। तो एग्जामिनर का फोकस कहाँ होता है? क्या वो हमसे पूरी कॉस्ट शीट बनवाना चाहता है? एग्जामिनर 2 चीजें पर रखता है। पहली और सबसे जरूरी, क्या स्टूडेंट दी गई सिचुएशन के लिए सही कंपोजिट कॉस्ट यूनिट सोच सकता है, जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए टन किलोमीटर या सिनेमा हॉल के लिए पर पर्सन पर शो। दूसरी, क्या वो दी गई लिस्ट में से कॉस्ट्स को इन 3 कैटेगरीज फिक्स्ड,
मेंटेनेंस और रनिंग में सही सही बांट सकता है। अगर ये 2 काम सही हो गए तो सवाल गलत हो ही नहीं सकता। एक क्लासिक एमसीक्यू ट्रैप है। इनमें से किसे सर्विस कॉस्टिंग इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन होंगे हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट कंपनी और एक लाइट इंजीनियरिंग कंपनी। जवाब हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी। तो हमने देखा कि जब प्रोडक्ट एक सर्विस हो तो कॉस्टिंग कैसे बदलती है। लेकिन क्या होता है जब प्रोडक्ट तो एक ही हो पर उसे बनाने का तरीका इतना जटिल हो कि कोई एक कॉस्टिंग मेथड काम ही ना करे, जैसे एक कार? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर मल्टीपल कॉस्टिंग की भूमिका आती है। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, मल्टीपल कॉस्टिंग कोई अलग या नया मेथड नहीं है। जैसा नाम से पता चल रहा है, ये बस 2 या 2 से अधिक कॉस्टिंग मेथड्स का एक कॉम्बिनेशन या कह लीजिए एक खिचड़ी है। एक खिचड़ी मतलब ये जॉब कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग की तरह अपने आप में एक अलग सिस्टम नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका अपना कोई अलग सिद्धांत नहीं है। ये सिर्फ एक हाइब्रिड अप्रोच है। एक साइकिल बनाने वाली कंपनी का उदाहरण लीजिए। वो टायर के एक बैच के लिए बैच कॉस्टिंग इस्तेमाल कर सकती है, कस्टमर की खास डिमांड पर बने फ्रेम के लिए जॉब कॉस्टिंग, और फिर हजारों साइकिलों को असेंबल करने की लागत निकालने के लिए यूनिट कॉस्टिंग। एक ही प्रोडक्ट के लिए इतने सारे मेथड्स? हाँ, एक ही प्रोडक्ट पर उसके अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग मेथड्स। इसका कोई बड़ा रियल वर्ल्ड उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है रोल्स रॉयस या कोई भी बड़ी कार कंपनी। इंजन बनाने के लिए शायद प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल होता है क्योंकि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है। कार की बॉडी के कुछ खास पार्ट्स के लिए बैच कॉस्टिंग, और अगर कोई कस्टमर खास इंटीरियर की मांग करता हो तो उसके लिए जॉब कॉस्टिंग, और फिर फाइनल असेंबली की लागत के लिए यूनिट कॉस्टिंग। एक ही कार को बनाने में 4 अलग अलग मेथड एक साथ काम कर रहे हैं। तो अगर ये कोई मेथड ही नहीं है तो एग्जामिनर से पूछता क्यों है? इसमें फंसाने वाली क्या बात है? एग्जामिनर यहाँ सिर्फ एक चीज जांचता है, क्या स्टूडेंट ये समझता है कि ये एक स्वतंत्र विधि नहीं है। भ्रम का मुख्य कारण इसका नाम है। स्टूडेंट्स अक्सर इसके अपने नियम और फॉर्मेट ढूंढने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। एमसीक्यू में अगर पूछा जाए कि एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री के लिए सबसे सही कॉस्टिंग मेथड कौन सा है, और ऑप्शन में जॉब, प्रोसेस और मल्टीपल कॉस्टिंग हो, तो मल्टीपल कॉस्टिंग सबसे सटीक जवाब होगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट एक बेहद जटिल प्रोडक्ट है। ओके, तो ये तो हुए मेथड्स यानी लागत पता करने के तरीके। पर मैंने टेक्निक्स के बारे में भी सुना है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इनमें और मेथड्स में क्या फर्क है? ये तो सुनने में एक जैसे लगते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। मेथड्स जैसे जॉब या प्रोसेस कॉस्टिंग का उद्देश्य होता है लागत का पता लगाना। अच्छा। यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च आया, जबकि टेक्निक्स का उद्देश्य उस कॉस्ट डेटा का इस्तेमाल करके लागत को कंट्रोल करना, कॉस्ट कंट्रोल, और मैनेजमेंट को निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग में मदद करना होता है। तो मेथड्स क्या का जवाब देते हैं और टेक्निक्स अब क्या करेंगे? बिल्कुल सही। तो कुछ मुख्य टेक्निक्स कौन सी हैं? जैसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये क्या चीज है? कंपनियां ऐसा क्यों करेंगी? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब है जब एक ही इंडस्ट्री की कई कंपनियां, जैसे सीमेंट या स्टील इंडस्ट्री, आपस में मिलकर एक जैसे कॉस्टिंग सिद्धांत और प्रक्रियाएं अपनाती हैं। सोचिए, अगर सरकार स्टील इंडस्ट्री को कोई राहत पैकेज देना चाहती है तो वो कैसे तय करेगी कि कौन सी कंपनी वाकई मुश्किल में है और कौन सी बस इनएफिशिएंट है? सही बात है। यहीं पर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग काम आती है। ये एक कॉमन भाषा बन जाती है जिससे इंडस्ट्री की सेहत का सही एक्सरे हो पाता है। कंपनियां एक दूसरे से अपनी परफॉर्मेंस की तुलना भी कर सकती हैं। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये तो हमने पहले भी सुना है। हाँ, लेकिन यहाँ हम इसे एक टेक्निक के तौर पर देख रहे हैं। इसका सिद्धांत है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में सभी लागतें शामिल होनी चाहिए, वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों। ये बाहरी रिपोर्टिंग के लिए यानी शेयर होल्डर्स को फाइनल अकाउंट्स दिखाने के लिए कानूनन जरूरी है, लेकिन आंतरिक निर्णय लेने के लिए ये खतरनाक हो सकती है। खतरनाक? वो कैसे? यूनिट पर बांट देती है। मान लीजिए किराया 1 लाख है और 10,000 यूनिट्स बनती हैं, तो हर यूनिट पर 10 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ दी जाएगी। इससे मैनेजमेंट को लग सकता है कि हर एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर 10 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है, जबकि किराया तो उतना ही रहना है। ओह, तो इससे गलत फैसले हो सकते हैं। हाँ, ये गलत निर्णयों की ओर ले जा सकता है, जैसे किसी स्पेशल डिस्काउंट ऑर्डर को ठुकरा देना। ठीक है, तो एक ही प्रोसेस में अलग अलग टेक्निक्स लग सकती हैं। पर क्या होता है जब एक ही प्रोसेस से एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट निकल रहे हों? जैसे तेल रिफाइनरी से पेट्रोल भी निकलता है और डीजल भी। इनकी कॉस्ट कैसे बांटेंगे?
अब आप एक और क्लासिक कॉस्टिंग प्रॉब्लम पर आ गए हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो एक ही प्रोसेस से निकलते हैं और दोनों ही कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल। बाय प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो मुख्य उत्पाद बनाते समय बस निकल आते हैं और उनकी वैल्यू बहुत कम होती है, जैसे चीनी बनाते समय शीरा, मोलासेस। इन दोनों में फर्क करने का आधार क्या है? सिर्फ एक चीज, रिलेटिव सेल्स वैल्यू। मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितना महंगा बिकता है। अगर एक ही प्रोसेस से निकले दो प्रोडक्ट्स की सेल्स वैल्यू अच्छी खासी है तो वो जॉइंट प्रोडक्ट्स है। अगर एक की वैल्यू दूसरे के मुकाबले बहुत ही कम है तो वो बाय प्रोडक्ट है। अब अकाउंटिंग की असली चुनौती आती है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर। ये वो पॉइंट है जहां ये दोनों प्रोडक्ट्स अलग-अलग पहचाने जा सकते हैं। इस पॉइंट तक लगी सारी लागत को जॉइंट कॉस्ट कहते हैं और इसी को दोनों में बांटना होता है। और इस जॉइंट कॉस्ट को बांटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे तार्किक तरीका है सेलिंग प्राइस मेथड। इसका लॉजिक सिंपल है, जो प्रोडक्ट ज्यादा कमाई करके दे सकता है उसे जॉइंट कॉस्ट का ज्यादा हिस्सा उठाना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल अगर डीजल से ज्यादा महंगा बिकता है तो जॉइंट कॉस्ट का ज्यादा हिस्सा पेट्रोल को दिया जाएगा। लेकिन क्या इसमें एक तरह का सर्कुलर लॉजिक नहीं है? हम कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट ज्यादा महंगा बिकेगा उसकी कॉस्ट भी ज्यादा मानी जाएगी। क्या हम पहले से ही ये तय नहीं कर रहे कि वो प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और एग्जामिनर यही सोच टेस्ट करना चाहता है। हाँ, ये एक तरह से सर्कुलर लगता है, लेकिन इसका कोई बेहतर विकल्प नहीं है। अगर हम इसे फिजिकल क्वांटिटी जैसे लीटर के हिसाब से बांटें तो हो सकता है कि कम बिकने वाले प्रोडक्ट पर इतनी कॉस्ट आ जाए कि वो कागज पर लॉस में दिखने लगे। और मैनेजमेंट शायद उसे बनाना ही बंद कर दे। बिल्कुल, और मैनेजमेंट शायद उस फायदेमंद प्रोडक्ट को बनाना ही बंद कर दे। इसलिए सेल्स वैल्यू मेथड अपनी खामियों के बावजूद राजस्व पैदा करने की क्षमता, एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू पर आधारित सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। और याद रखिए, बाय प्रोडक्ट स्क्रैप नहीं होता। स्क्रैप की वैल्यू लगभग 0 होती है, जबकि बाय प्रोडक्ट की कुछ न कुछ सेल्स वैल्यू होती है। ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर एक और एरिया है जो स्टूडेंट्स को बहुत डराता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और खासकर वो अधूरे कॉन्ट्रैक्ट्स पर प्रॉफिट निकालने वाला पार्ट। हाँ, ये सचमुच एक मुश्किल एरिया है। चलिए इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आप अपना घर बनवा रहे हैं। हर महीने ठेकेदार कहता है कि मैंने 2 लाख का काम कर दिया है। आप एक इंजीनियर को बुलाते हैं, वो देखता है और कहता है नहीं, इसमें से 1.8 लाख का काम ही ठीक से हुआ है और पास किया जा सकता है। तो ये 1.8 लाख हुआ वर्क सर्टिफाइड। बाकी 20,000 जो काम तो हुआ है पर पास नहीं हुआ, वो है वर्क अनसर्टिफाइड। और आप उस 1.8 लाख में से भी 10% यानी 18,000 रुपए रोक लेते हैं, ये देखने के लिए कि काम में आगे कोई गड़बड़ ना निकले। ये 18,000 रुपए रिटेंशन मनी है। ये एनालॉजी बहुत मददगार है। तो अब इस पे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? यहाँ प्रूडेंस का सिद्धांत, प्रूडेंस प्रिंसिपल सबसे महत्वपूर्ण है। हम भविष्य के मुनाफे को आज ही रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आगे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हम साल के अंत में नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं, जो आज तक के काम पर हुआ अनुमानित लाभ है। लेकिन हम इस पूरे प्रॉफिट को P&L अकाउंट में नहीं दिखाते। ICMI के नियम बहुत साफ हैं और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने की स्टेज पर निर्भर करते हैं। वो नियम क्या है? अगर वर्क सर्टिफाइड पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू के 25% से कम है तो आप कोई लाभ नहीं दिखा सकते। 0 माना जाएगा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। ठीक है। अगर ये 25% से ज्यादा लेकिन 50% से कम है तो आप नोशनल प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा P&L में ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर ये 50% या उससे ज्यादा है तो आप 2/3 हिस्सा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है ना? हाँ, एक ट्विस्ट है। इस 1/3 या 2/3 प्रॉफिट को भी कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड के अनुपात से गुणा करना होता है। अच्छा। इसका लॉजिक है कि हम सिर्फ उतने ही प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जितने के पैसे हमें मिल चुके हैं। अच्छा, तो ये कैश वाला अनुपात सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी। मैं जब पेपर चेक करती हूँ तो ये गलती मुझे सबसे ज्यादा दिखती है। छात्र नोशनल प्रॉफिट का 2/3 तो निकाल लेते हैं, लेकिन उस कैश रिसीव्ड वाले रेशियो से गुणा करना भूल जाते हैं और वहीं पे नंबर कट जाते और हैं। बस वहीं पर 5.5 नंबर चले जाते हैं। ये बहुत दुखद होता है। एग्जामिनर को पता है कि छात्र यहीं फंसेगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए है, लेकिन अगर हम वापस फैक्ट्री फ्लोर पर जाएं जहां बहुत सारे छोटे छोटे काम हो रहे हैं,
हमने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा है, पर मैंने ऑपरेशन कॉस्टिंग भी सुना है। क्या ये दोनों एक ही चीज है? नहीं, ये एक नहीं है, और ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। ऑपरेशन कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग का ही एक और ज्यादा डिटेल्ड या कह लीजिए माइक्रोस्कोपिक रूप है। कपड़े बनाने वाली एक कंपनी का उदाहरण लेते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग हमें बताएगी कि एक शर्ट बनाने में कितना खर्च आया, लेकिन ऑपरेशन कॉस्टिंग हमें ये बताएगी कि उस शर्ट पर बटन लगाने में कितना खर्च आया वर्सेस कॉलर सिलने में। ओह, तो ये हर एक छोटे काम की कॉस्ट निकालता है। बिल्कुल। एक प्रोसेस असेंबली हो सकती है, लेकिन उसके भीतर के ऑपरेशन ड्रिलिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग हो सकते हैं। ऑपरेशन कॉस्टिंग हर एक ऑपरेशन की अलग-अलग कॉस्ट बताती है। अगर बटन लगाने का खर्च अचानक बढ़ जाए, तो मैनेजमेंट सीधे उसी एक मशीन या वर्कर के परफॉर्मेंस को देख सकता है। ये कंट्रोल का एक माइक्रोस्कोपिक लेवल है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल उन इंडस्ट्रीज में होता है जहां दोहराए जाने वाले स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल के पुर्जे बनाना। तो एमसीक्यू में इसे कैसे पूछा जा सकता है? एग्जामिनर एक सिनेरियो देगा जहां उत्पादन में कई छोटे-छोटे दोहराए जाने वाले चरण हैं और पूछेगा कि सबसे उपयुक्त कॉस्टिंग विधि कौन सी है। विकल्पों में प्रोसेस और ऑपरेशन दोनों होंगे। उस स्थिति में ऑपरेशन कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग की तुलना में अधिक सटीक उत्तर होगा। ट्रैप यही है कि छात्र ये सोचते हैं कि दोनों एक ही हैं, जबकि ऑपरेशन कॉस्टिंग ज़्यादा डिटेल्ड है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने 6 प्रमुख क्षेत्रों को कवर किया है जो कॉस्टिंग के सिलेबस के वो गैप्स भरते हैं जो अक्सर रह जाते हैं। सर्विस कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, कॉस्टिंग की तकनीकें, जॉइंट और बाई प्रोडक्ट्स, एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट और आज ऑपरेशन हमारे कॉस्टिंग। सामने जो नोट्स हैं वो एक कहानी बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक फैक्ट्री के फर्श से, जहां हर एक सेकंड और हर एक स्क्रू की, आप सोचिए, कीमत होती है। और ये कहानी खत्म होती है बोर्डरूम में, जहां पूरे बिजनेस को ही मतलब नए सिरे से बनाने का फैसला लिया जाता है। हम आज इस सफर के हर पड़ाव को समझेंगे, बर्बादी की पहचान से लेकर परफेक्शन की तलाश तक। बिल्कुल। और ये जो शब्द है ना, लीन, काइजेन, सिक्स सिग्मा, हम सब ने सुने तो हैं, पर अक्सर इन्हें सिर्फ कुछ औजारों का एक सेट समझ लिया जाता है, जबकि ये असल में बिजनेस को देखने और सोचने का एक पूरा नजरिया है। एक दर्शन है। आज हम इसी दर्शन की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये लीन सिस्टम आखिर है क्या? इसका असली मतलब क्या है? हर तरह की बर्बादी को खत्म करना। इसकी जड़ें 1950 के दशक के जापान में है। खासकर टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, जिसे टीपीएस कहते हैं, उनका लक्ष्य बड़ा सीधा था। कम लागत, कम समय, कम जगह और कम गलतियों के साथ बेहतर गाड़ियां बनाना। मतलब पूरा फोकस सिर्फ इस एक बात पर था कि ग्राहक को सबसे ज्यादा फायदा कैसे पहुंचाया जाए। और जब आप बर्बादी कहती हैं तो इसका मतलब सिर्फ खराब हुए सामान से तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे बहुत ज्यादा गहरा है। देखिए, लीन फिलॉसफी में 3 दुश्मन हैं, जिन्हें 3M कहा जाता है। पहला और सबसे मशहूर है मुद्दा, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ग्राहक के लिए कोई वैल्यू नहीं जोड़ती। दूसरा है मुरा, मतलब प्रक्रिया में असमानता या उतार चढ़ाव। और तीसरा है मुरी, यानी सिस्टम, मशीनों या लोगों पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालना। दिलचस्प। तो ज्यादातर फोकस मुद्दा यानी कि बर्बादी हटाने पर है। इसे पहचानने का कोई तरीका है? हाँ, और वो बहुत असरदार है। लीन में 8 तरह की बर्बादियों की पहचान की गई है और इन्हें याद रखने के लिए एक कमाल का एक्रोनिम है, डाउन टाइम। डाउन टाइम कमाल है। मतलब बर्बादी को भी एक सिस्टम से समझा जा सकता है। ये तो एक तरह का चीट कोड लग रहा है एफिशिएंसी के लिए। चलिए इस एक्रोनिम को तोड़कर देखते हैं। डी से क्या मतलब है? डी है डिफेक्ट्स, यानी दोषपूर्ण उत्पाद, जिसे ठीक करने में समय और पैसा दोनों बर्बाद हो। ओ है ओवर प्रोडक्शन, जिसे सबसे खतरनाक बर्बादी माना जाता है क्योंकि ये बाकी सभी को जन्म देती है, मतलब जरूरत से ज्यादा बनाना। डब्ल्यू है वेटिंग, यानी प्रक्रिया के अगले कदम का इंतजार करना। एन है नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट, यानी अपने कर्मचारियों की बुद्धि और हुनर का पूरा इस्तेमाल न करना। टी है ट्रांसपोर्टेशन, सामान को बेवजह इधर से उधर ढोना। आई है इन्वेंट्री, जरूरत से ज्यादा कच्चा माल या तैयार माल स्टॉक में रखना। एम है मोशन,
यानी काम के दौरान लोगों की अनावश्यक हरकतें, जैसे किसी औजार को ढूंढने के लिए घूमना। और आखिर में ई है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, मतलब किसी प्रोडक्ट पर ऐसा काम करना जिसकी ग्राहक को न जरूरत है और ना वो उसके लिए पैसे दे रहा है। तो अगर बर्बादी की ये 8 किस्में हैं और इनमें सबसे बड़ी हैं ओवर प्रोडक्शन और इन्वेंट्री, तो जाहिर है कि सबसे पहला हमला इन्हीं पर होना चाहिए। क्या जस्ट इन टाइम या जीआईटी इसी का जवाब है? एकदम सटीक पकड़ा आपने। जस्ट इन टाइम या जेआईटी का दर्शन ही यही है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पुश बनाम पुल सिस्टम। एक पुश सिस्टम आप समझिए बुफे रेस्टोरेंट की तरह है, जो अंदाजे से बहुत सारा खाना बनाकर रख देता है, चाहे ग्राहक उसे खाए या ना खाए। नतीजा, बहुत सारा खाना बर्बाद होता है। और पुल सिस्टम? पुल सिस्टम यानी जेआईटी एक आला कार्ट रेस्टोरेंट जैसा है, जहां खाना तभी बनता है जब ग्राहक ऑर्डर देता है। मतलब चीजें तभी बनाओ या खरीदो जब उनकी असल में जरूरत हो। ये ओवर प्रोडक्शन और इन्वेंटरी की बर्बादी पर सीधा हमला करता है। इसमें कानबान नाम का एक विजुअल सिग्नल इस्तेमाल होता है, जैसे कोई खाली डिब्बा या कार्ड, जो बताता है कि अब और सामान बनाने का समय आ गया है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसका नोट्स में इशारा किया गया है। अगर सब कुछ जस्ट इन टाइम हो रहा है तो सिस्टम बहुत नाजुक हो जाता होगा। एक भी चीज लेट हुई तो पूरी लाइन रुक जाएगी। बिल्कुल सही सवाल है। जीआईटी की ये सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये पूरी सप्लाई चेन में एक अटूट भरोसे और क्या कहते हैं अनुशासन की मांग करता है। 2011 में जापान में आए भूकंप और सुनामी ने दिखा दिया कि जीआईटी कितना नाजुक हो सकता है। जब टोयोटा के कुछ अहम सप्लायर ठप हुए तो पूरी दुनिया में उनकी प्रोडक्शन लाइनें रुक गईं। तो इसका जवाब ये है कि जीआईटी जैसी एफिशिएंसी कभी-कभी मजबूती यानी रेजिलियंस की कीमत पर आती है। समझ गया। तो जीआईटी बर्बादी कम करने का एक तरीका हुआ, लेकिन क्या सुधार करने का कोई और भी नजरिया है? काइजन शब्द का भी जिक्र है। काइजन ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है बेहतरी के लिए बदलाव या निरंतर सुधार। ये एक दर्शन है। जेआईटी जहां एक सिस्टम है, वहीं काइजन एक संस्कृति है, एक कल्चर है। ये बड़े क्रांतिकारी बदलावों की बात नहीं करता, बल्कि रोजाना होने वाले छोटे-छोटे कम लागत वाले सुधारों की बात करता है। और इसमें कंपनी का हर कर्मचारी शामिल होता है, सीईओ से लेकर फ्लोर पे काम करने वाले वर्कर तक। और इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात है इसका नजरिया। काइजन कहता है कि अगर कोई गलती होती है तो इंसान को दोष मत दो, प्रक्रिया को दो। समस्या आपकी दोस्त है, क्योंकि ये आपको सुधार का मौका देती है। इस एक सोच से लोग बिना किसी डर के समस्याओं को सामने लाते हैं और मतलब मिलकर उनका हल निकालते हैं। और जब सुधार की बात हो रही है तो काम करने की जगह भी साफ सुथरी और व्यवस्थित होनी चाहिए। शायद यहीं पर 5S का कॉन्सेप्ट आता है। एकदम 5S को लीन की नींव माना जाता है। अगर आप एक अस्त व्यस्त जगह पर काम कर रहे हैं तो आप बर्बादी को देख ही नहीं पाएंगे। 5S वर्कप्लेस को व्यवस्थित करने का एक जापानी तरीका है, जिसमें 5 चरण होते हैं। पहला सेरी यानी सॉर्ट। पहले तो ये तय करें कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी, और गैर जरूरी चीजों को हटा दें। दूसरा सेट ऑन यानी सेट इन ऑर्डर। हर जरूरी चीज के लिए एक जगह तय करें और उस पर लेबल लगा दें। सिद्धांत यह है कि कोई भी चीज 30 सेकंड के अंदर मिल जानी चाहिए। तीसरा से सो यानी शाइन। अपनी काम की जगह को रोज साफ करें। सफाई सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक तरह का इंस्पेक्शन भी है। चौथा सेकेत्सु यानी स्टैंडर्डाइज। पहले 3 S को बनाए रखने के लिए नियम और विजुअल गाइड बना दें। और पांचवा शित्सुके यानी सस्टेन, और ये सबसे मुश्किल है। अनुशासन के साथ इन नियमों का पालन करें और इसे अपनी आदत बना लें। ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका असर कितना गहरा हो सकता है? बहुत गहरा। मैंने एक बार एक हॉस्पिटल में 5S लागू होते देखा था। नर्सें बताती थीं कि इमरजेंसी में सही साइज की सुई या दवा ढूंढने में जो 30-40 सेकंड बर्बाद होते थे, वो अब नहीं होते। वहां ये छोटा सा बदलाव सचमुच किसी की जान बचाने और न बचाने के बीच का फर्क बन सकता है। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। तो ठीक है, प्रक्रियाएं सुधर गईं, जगह साफ हो गई, लेकिन अगर मशीनें ही काम करना बंद कर दें तो सारा सिस्टम ठप हो जाएगा। यहाँ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस या TPM की बात आती है। हाँ, TPM का मूल मंत्र है
मैनेजमेंट सिर्फ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम नहीं, इस सब की जिम्मेदारी है। पारंपरिक सोच में मशीन चलाने वाला ऑपरेटर होता है और उसे ठीक करने वाला कोई और। टीपीएम इस दीवार को तोड़ता है। इसमें ऑपरेटर को मशीन का मालिक बनाया जाता है। वो खुद अपनी मशीन की रोजाना देखभाल करते हैं, जैसे सफाई, ल्यूब्रिकेशन, छोटे-मोटे नट बोल्ट कसना और इंस्पेक्शन। इससे फायदा क्या होता है? इससे ऑपरेटर को अपनी मशीन की आवाज समझ आने लगती है। उसे किसी भी छोटी-मोटी गड़बड़ी का पता बहुत जल्दी चल जाता है, इससे पहले कि वो एक बड़ी खराबी बनकर पूरी प्रोडक्शन लाइन को रोक दे। टीपीएम का लक्ष्य है जीरो ब्रेकडाउन, जीरो डिफेक्ट और जीरो एक्सीडेंट। इसकी सफलता को ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस या OEE से मापा जाता है। ये देखती है कि एक मशीन अपनी पूरी क्षमता का कितना प्रतिशत इस्तेमाल हो पा रहा है। और मशीनों का रखरखाव इस बात पर भी निर्भर करता होगा कि उन्हें रखा कैसे गया है। इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल, ये ट्रांसपोर्टेशन और मोशन की बर्बादी को कम करने का एक शानदार तरीका है। सोचिए, एक पारंपरिक फैक्ट्री में सारी ड्रिलिंग मशीनें एक कोने में होती हैं और सारी कटिंग मशीनें दूसरे कोने में। प्रोडक्ट को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक ले जाने में बहुत समय और मेहनत बर्बाद होती है। तो सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग इसे कैसे बदलता है? सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में एक जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी सभी अलग-अलग मशीनों को एक क्रम में, एक सेल में रख दिया जाता है, ज्यादातर यू शेप में। यू शेप में ही क्यों? कोई खास वजह? हाँ, इसकी वजह बहुत प्रैक्टिकल है। यू शेप में एंट्री और एग्जिट पॉइंट पास होते हैं। इससे एक ही ऑपरेटर बिना ज्यादा घूमे फिरे एक से ज्यादा मशीनें आसानी से चला सकता है। टीम के सदस्य एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। इससे वन पीस फ्लो संभव हो पाता है, जहां एक प्रोडक्ट बिना रुके, बिना इंतजार किए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, मतलब पानी की तरह बहता है। हम बर्बादी कम करने से शुरू हुए और अब परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ एक और भारी भरकम शब्द है, 6 सिग्मा। ये क्या भला है? 6 सिग्मा परफेक्शन की ही तलाश है, लेकिन डेटा और आंकड़ों के सहारे। इसे 1986 में मोटोरोला में बिल स्मिथ ने शुरू किया था। इसका मकसद किसी भी प्रक्रिया से गलतियों यानी डिफेक्ट्स को लगभग खत्म कर देना है। सिग्मा आंकड़ों की भाषा में किसी चीज के औसत से इकाठ मतलब डिविएशन को दिखाता है। 6 सिग्मा का मतलब है कि आपकी प्रक्रिया इतनी अच्छी और स्थिर है कि 10 लाख मौकों में सिर्फ 3.4 गलतियां होती हैं। ये 99.99966% शुद्धता के बराबर है। 99.99966%। ये तो लगभग असंभव लगता है। तो ये काम कैसे करता है? ये अनुमान पर नहीं बल्कि डेटा पे काम करता है। इसमें समस्याओं को सुलझाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिसे DMAIC कहते हैं, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल। इसे ऐसे समझिए, एक पिज़्ज़ा डिलीवरी कंपनी की शिकायत है कि पिज़्ज़ा ठंडा पहुंचता है। डिफाइन में वो समस्या को साफ-साफ लिखेंगे, डिलीवरी के समय पिज़्ज़ा का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से कम होना। मेजर में वो असल में डेटा इकट्ठा करेंगे कि कितने प्रतिशत पिज़्ज़ा ठंडा पहुंच रहा है। एनालाइज में वो डेटा का विश्लेषण करके वजह ढूंढेंगे, क्या ट्रैफिक ज्यादा है या पैकिंग खराब है या राइडर की गलती है। इम्प्रूव में वो वजह को दूर करने के लिए समाधान लागू करेंगे, जैसे एक नया बेहतर पैकिंग बॉक्स। और कंट्रोल में ये पक्का करेंगे कि भविष्य में सब हमेशा नया बॉक्स ही इस्तेमाल करें ताकि समस्या वापस ना आए। और इसमें अलग-अलग बेल्ट का भी जिक्र है, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, ये क्या है? हाँ, ये मार्शल आर्ट से प्रेरित एक ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन सिस्टम है। ग्रीन बेल्ट वो लोग होते हैं जो अपने रोज के काम के साथ साथ छोटे 6 सिग्मा प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट लीडर होते हैं जो अपना पूरा समय बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स को देते हैं। और मास्टर ब्लैक बेल्ट सबसे अनुभवी विशेषज्ञ होते हैं जो ब्लैक बेल्ट्स को ट्रेनिंग और सलाह देते हैं। ये एक तरह से कंपनी के अंदर ही समस्या सुलझाने वाले विशेषज्ञों की एक फौज तैयार करना है। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, काइजिन छोटे-छोटे निरंतर सुधार हैं और 6 सिग्मा डेटा पर आधारित बड़े फोकस प्रोजेक्ट्स। लेकिन क्या हो अगर हमें पूरी प्रक्रिया में छोटे-मोटे सुधार करने ही ना हो, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना हो? यहीं पर शायद बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग या BPR आता है। बिल्कुल, BPR का मतलब मामूली सुधार करना नहीं है। इसकी परिभाषा ही कहती है लागत,
गुणवत्ता, सेवा और गति में असाधारण नाटकीय सुधार लाने के लिए बिजनेस प्रक्रियाओं के बारे में बुनियादी तौर पर फिर से सोचना और उन्हें नए सिरे से डिजाइन करना। ये इस सवाल से शुरू होता है कि अगर हम आज एक नई कंपनी शुरू कर रहे होते तो ये काम कैसे करते। ये मौजूदा प्रक्रिया को पैच करने के बजाय उसे मिटाकर एक सफेद कागज पर दोबारा बनाने जैसा है। इसका कोई क्लासिक उदाहरण है? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण फोर्ड कंपनी का है। 80 के दशक में उनकी खरीद प्रक्रिया मतलब अकाउंट्स पेबल बहुत जटिल थी, जिसमें 500 से ज्यादा लोग काम करते थे। उन्होंने माज़दा कंपनी को देखा जहां यही काम सिर्फ 5 लोग कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी पूरी प्रक्रिया को री इंजीनियर किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और एक नया सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि वहां काम करने वाले लोगों की संख्या में 75% की कटौती हो गई, जबकि काम पहले से ज्यादा बेहतर, तेज और सटीक हो गया। ये बीपीआर की ताकत है। ये इंक्रीमेंटल नहीं बल्कि क्वांटम लीप सुधार की बात करता है। 1 मिनट, 75% की कटौती, ये सुनने में तो बहुत कठोर लगता है। क्या बीपीआर का मतलब हमेशा लोगों को नौकरी से निकालना ही होता है, या ये सिर्फ एक अनचाहा साइड इफेक्ट है? नोट्स इस पहलू पर क्या कहते हैं? ये बीपीआर की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है। सही कहा आपने, क्योंकि ये प्रक्रियाओं को पूरी तरह से बदल देता है, तो कई बार मौजूदा नौकरियां गैर जरूरी हो जाती हैं। हालांकि बीपीआर का मकसद लोगों को निकालना नहीं बल्कि प्रक्रिया को बेहतर बनाना होता है। एक अच्छी बीपीआर पहल में उन कर्मचारियों को कंपनी के दूसरे जरूरी कामों के लिए दोबारा ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा और अक्सर दर्दनाक बदलाव होता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? लीन, काइजन, सिक्स सिग्मा, बीपीआर, ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की बातें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक मानसिकता है। ये लगातार बेहतर होने की एक संस्कृति है। चाहे वो 5S के जरिए अपने घर के डेस्क को व्यवस्थित करना हो, काइजेन की तरह रोज अपनी किसी आदत में छोटा सा सुधार करना हो, या JIT की तरह जरूरत पड़ने पर ही किराने का सामान खरीदना हो। ये सभी सिद्धांत एक ही चीज सिखाते हैं, जो चीज वैल्यू नहीं जोड़ती उसे पहचानो और हटाओ। और हमेशा ये सवाल पूछते रहो, क्या इसे करने का कोई बेहतर तरीका है? यहाँ एक विचार छोड़ने लायक है। अगर अपनी किसी रोजमर्रा की आदत या काम को देखें, चाहे वो ऑफिस में ईमेल मैनेज करना हो या घर पर सुबह तैयार होना, तो उन 8 बर्बादियों में से कौन सी सबसे ज्यादा नजर आती है? क्या वो इंतजार का समय, या एक ही काम को बार बार करना, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, या फिर चीजों को ढूंढने में लगने वाली अनावश्यक हरकतें, मोशन? क्या एक छोटा सा बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकता है? At this point, I just want to say one honest thing to you. It is not just an exam of knowledge. It is an exam of clarity, patience, and belief in yourself. अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो एक बात क्लियर है, आप सीरियस हो और आप अपनी प्रेपरेशन को लाइटली नहीं ले रहे। Most students fail not because they don't study enough, but because they don't know what to focus on at the right time. Pareto courses का simple सा promise है. Your time and energy should go only into those concepts that actually matter in the exam. Using the Pareto 80:20 principle. अगर आज का यह लेक्चर आपको थोड़ा सा भी काम फील करवा रहा है, थोड़ा सा भी क्लैरिटी दे रहा है, then you are on the right path. इस जर्नी में अगर आप चाहते हो कि आगे भी ऐसे फोकस्ड, एग्जाम ओरिएंटेड सपोर्ट मिलता रहे, then do subscribe to the channel.